नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। बड़ी खबर आ रही है ब्रिटेन से, जहां तकनीक की खामी की वजह से सैकड़ों उड़ानें ठप पड़ गईं। ब्रिटेन के एयरपोर्ट पर जो विमान जहां खड़े थे वहीं थम गए। न सिर्फ घरेलू उड़ानों पर रोक लग गई, बल्कि ब्रिटेन से दूसरे देशों को आने जाने वाली फ्लाइट भी रोकनी पड़ी। बताया गया कि वहां एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में खराबी आने की वजह से हजारों लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ब्रिटेन में विमानों की आवाजाही रुकने की वजह से घंटों अफरा तफरी का माहौल रहा। हालांकि ब्रिटेन के मुताबिक कई घंटों की मेहनत के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में आई तकनीकी खराबी को दूर कर लिया गया, लेकिन इसके बाद भी अलग अलग शहरों में सैकड़ों विमान फंसे रहे और उन विमानों से यात्रा करने वाले हजारों लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ब्रिटेन में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम नैट्स यानी नेशनल एयर ट्रैफिक सर्विस अचानक ठप हो गई, जिससे न सिर्फ ब्रिटेन में हवाई सेवाएं रोक दी गईं, बल्कि दुनिया भर की उड़ानें प्रभावित हुई। आसमान में उड़ते विमानों को हादसे से बचाने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ही रनवे से उड़ान भरने और जमीन पर उतरने के दौरान प्लेन को रास्ता दिखाता है। और ब्रिटेन का यही सिस्टम नैट्स यानी नेशनल एयर ट्रैफिक सर्विस फेल हो गया, जिससे वहां हाहाकार मच गया। हालात की गंभीरता को देखते हुए और हादसों से बचने के लिए फौरन ब्रिटेन की एयर स्पेस बंद कर दी गई। मतलब दुनिया के किसी भी हिस्से से ब्रिटेन की एयर स्पेस में कोई भी विमान दाखिल नहीं हो सकता। इसके बाद दुनिया भर की हवाई सेवा मानो ठप हो गई। अलग अलग देशों में लाखों की संख्या में यात्री फंस गए। इंटरनेशनल उड़ानों में कई घंटों की देरी का अलर्ट तक जारी कर दिया गया। हालांकि ब्रिटेन के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में गड़बड़ी आने की वजह का पता नहीं चल सका। उधर बड़ी खबर फ्रांस से, जहां मुस्लिम स्कूली छात्राओं के अबाया पहनने पर सरकार ने पाबंदी लगा दी। फ्रांस के मीडिया ने दावा किया कि वहां 4 सितंबर से शुरू होने जा रहे नए शैक्षणिक सत्र के दौरान सभी स्कूलों और कॉलेजों में किसी भी मुस्लिम स्कूली छात्रा को बुर्के जैसा पहनावा अबाया पहनकर आने की इजाजत नहीं होगी। वहां के शिक्षा मंत्रालय ने इस नियम को सभी स्कूलों को सख्ती से पालन करने का आदेश जारी कर दिया, क्योंकि लंबे समय से इसकी मांग वहां की जा रही थी। इसे देखते हुए फ्रांस के शिक्षा मंत्री ने वहां के सभी स्कूलों और कॉलेजों में 4 सितंबर से शुरू होने जा रहे नए शैक्षणिक सत्र के दौरान इस नियम को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए। जिसका मतलब यह कि फ्रांस के स्कूलों और कॉलेजों में मुस्लिम छात्राएं अबाया पहनकर नहीं जा सकेंगी। अबाया मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों का एक पहनावा होता है, जिसमें बुर्के की तरह उनका चेहरा छोड़कर पूरा शरीर ढका होता है। पिछले कई महीने से फ्रांस में स्कूलों और कॉलेजों में छात्राओं के अबाया पहनने पर बहस चल रही है, लेकिन फ्रांस के मीडिया के मुताबिक वहां की सरकार ने तय किया कि 4 सितंबर से शुरू हो रहे नए शैक्षणिक सत्र के दौरान किसी भी मुस्लिम छात्रा को स्कूल और कॉलेज में अबाया पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। फ्रांस ने 2004 में स्कूलों में हिजाब पहनने पर बैन लगा दिया था, जिसका वहां रहने वाली 50 लाख की मुस्लिम आबादी ने बड़े पैमाने पर विरोध किया था। उधर इजरायल के विदेश मंत्री से बात करने की वजह से अफ्रीकी देश लीबिया की विदेश मंत्री को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। उन पर आरोप लगा कि पिछले हफ्ते उन्होंने रोम में इजरायल के विदेश मंत्री से सीक्रेट मुलाकात की थी, जिसके बाद पूरे लीबिया में उनके खिलाफ हिंसा भड़क गई। लोगों ने सड़कों पर उतरकर जमकर आगजनी और तोड़फोड़ की। वहां के अलग अलग इलाकों से हिंसा के कई वीडियो सामने आए, जिनमें लोग सड़कों पर टायर जलाते और नारेबाजी करते दिखे। ज्यादातर मुस्लिम आबादी वाला लीबिया फिलिस्तीन का समर्थन करता है और इजरायल को अपना दुश्मन मानता है। इसी वजह से जब वहां के विदेश मंत्री की इजरायल के विदेश मंत्री से मुलाकात की खबर सामने आई तो पूरे देश में गुस्सा भड़क गया, जिसके बाद लीबिया के प्रधानमंत्री ने वहां की विदेश मंत्री को पद से हटा दिया। पिछले हफ्ते रोम में विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई थी। इसी दौरान इटली के मीडिया में खबर छपी कि लीबिया की विदेश मंत्री और इजरायली विदेश मंत्री ने सीक्रेट मीटिंग की थी। इधर राजस्थान की राजधानी जयपुर में कांग्रेस की एक बैठक के दौरान हंगामा हो गया। आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे पर हो रही स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की और मारपीट तक हो गई, जिसका एक वीडियो सामने आया, जिसमें कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता धक्का मुक्की करते और नारेबाजी करते नजर आए। विधानसभा चुनाव की टिकटों पर हो रहे घमासान के पीछे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुट और सचिन पायलट गुट के बीच चल रही खींचतान को बड़ी वजह बताया गया। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने उदयपुर से चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किया, जिसका वहां के कांग्रेस नेताओं ने विरोध किया, जिसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि धक्का मुक्की बाद में हाथापाई में बदल गई। उधर मध्य प्रदेश के दमोह से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोग एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी की पिटाई करते दिखाई दिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जो 22 अगस्त का बताया गया, जिसमें 2 लोग उस पुलिस वाले का कॉलर पकड़कर उसके साथ मारपीट करते नजर आए। इस दौरान वो ट्रैफिक पुलिसकर्मी उनसे बचने की कोशिश करता दिखाई दिया। हालांकि पुलिस वाले की बात का उन दोनों पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने उसे नीचे जमीन पर गिराने की कोशिश की, पर किसी तरह वो अपने आप को उनसे छुड़ाकर भागने में कामयाब हो गया। लेकिन तभी सड़क पर खड़े एक तीसरे आदमी ने भी पुलिस वाले की पिटाई कर दी। उसने उस पुलिस वाले को सड़क पर जोर से पटक दिया और जैसे ही वो जमीन पर गिरा, मौके का फायदा उठाकर तीनों वहां से फरार हो गए। हालांकि बाद में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
इस बीच सेमीकंडक्टर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी फॉक्सकॉन के फाउंडर टेरी गॉ ने ताइवान में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उनकी कंपनी का कारोबार ताइवान के अलावा चीन में भी फैला हुआ है और माना जाता है कि टेरी गॉ चीन के समर्थक हैं। टेरी गॉ ने ऐलान कर दिया कि अगर वो चुनाव जीत गए तो ताइवान में अगले 50 साल तक शांति रहेगी। ताइवान की मौजूदा राष्ट्रपति साई इंग-वेन को चीन का कट्टर विरोधी माना जाता है, जबकि टेरी गॉ उनके कट्टर विरोधी हैं। ताइवान और चीन के बीच के तनाव के लिए भी टेरी गॉ ने मौजूदा राष्ट्रपति को ही दोषी बताया। यहां तक कि उन्होंने दावा कर दिया कि अगर वो राष्ट्रपति बन गए तो वो ताइवान को यूक्रेन नहीं बनने देंगे, यानी जंग की नौबत ही नहीं आने देंगे। हालांकि उन्होंने 2019 में भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की तैयारी की थी, लेकिन उस वक्त वो जिस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले थे उस पार्टी ने आखिरी समय में किसी और को उम्मीदवार बना दिया था। ताइवान के नेता पहले भी चीन पर वहां के चुनावों में दखलंदाजी का आरोप लगाते रहे हैं। उधर फिलिस्तीन के मुद्दे पर अमेरिका की सुपर मॉडल बेला हदीद और इजरायल के रक्षा मंत्री के बीच सोशल मीडिया पर भिड़ंत हो गई। इसकी शुरुआत तब हुई जब इजरायल के रक्षा मंत्री बेन गुविर ने एक इंटरव्यू के दौरान इजरायल के कब्जे वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने की वकालत की और दो टूक कह दिया कि इजरायल अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। इजरायल के रक्षा मंत्री बेन गुविर ने अपने देश के कट्टर दुश्मन फिलिस्तीन को वेस्ट बैंक समेत दूसरे इलाकों में हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया। साथ ही इन इलाकों में सैन्य कार्रवाई बढ़ाने के संकेत दिए, जिसके बाद अमेरिका की सुपर मॉडल बेला हदीद और उनके बीच सोशल मीडिया पर भिड़ंत शुरू हो गई। बेला हदीद के पिता फिलिस्तीनी हैं और अपने पिता की तरह वो खुद भी इजरायल और फिलिस्तीन की सीमा पर बसे इलाकों में सैन्य ऑपरेशन के खिलाफ कई बार आवाज उठा चुकी है, लेकिन इस बार तो वो सीधे सीधे इजरायल के रक्षा मंत्री से भिड़ गई और उनकी सेना की कार्रवाई पर उन्होंने उंगली उठा दी। इस बीच ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि अफ्रीकी देश नाइजर में सैन्य सरकार ने फ्रांस के राजदूत को देश छोड़ने का आदेश जारी कर दिया। पिछले महीने ही वहां की सेना ने राष्ट्रपति को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से ही नाइजर में सेना की हुकूमत है और वहां की सेना ही आंतरिक और विदेशी मामलों से जुड़े सभी फैसले ले रही है। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक इसी कड़ी में नाइजर की सेना ने फ्रांस के राजदूत को देश छोड़ने का फरमान जारी कर दिया। खबर है कि उन्हें 48 घंटों की मोहलत दी गई। आरोप लगाया गया कि जब से नाइजर में सेना ने सत्ता संभाली है तभी से उसके निशाने पर फ्रांस है, क्योंकि नाइजर पर लंबे समय तक फ्रांस का शासन रहा था। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक 1960 में आजादी मिलने के बावजूद नाइजर में बनी हर सरकार फ्रांस की करीबी रही और इसी वजह से वहां फ्रांस के खिलाफ गुस्सा भी देखा गया। पिछले महीने हुए सैन्य तख्तापलट के बाद नाइजर के कई शहरों में फ्रांस के झंडे जलाए गए और उसका विरोध किया गया। इधर असम के डिब्रूगढ़ में जारी मूसलाधार बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से जिले के निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें निचले इलाकों में बने घर पूरी तरह डूबे नजर आए। वहां से बाढ़ का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग नदी के बहाव को रोकने की कोशिश करते दिखे, जबकि कुछ लोग अपने डूबते घरों से जरूरत का सामान ले जाते नजर आए। असम के कई इलाकों में हुई तेज बारिश के बाद ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया, जिससे राज्य के कई जिलों में हालात खराब हो गए। टाउन पे खतरा अभी पड़ा हुआ है। कुछ इलाकों में तो हालात और भी ज्यादा भयावह दिखाई दिए, क्योंकि बाढ़ के पानी में मकानों के डूबने के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर रहने को मजबूर हो गए। लेकिन लोगों की परेशानी यहीं खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि मौसम विभाग ने असम के डिब्रूगढ़ समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। उधर बेंगलुरु में एक आदमी को अपनी लिव इन पार्टनर को कुकर से पीट कर मार डालने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी को शक था कि उसकी पार्टनर उसे धोखा दे रही है और इसीलिए उसने अपनी लिव इन पार्टनर की कुकर से पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक आरोपी और जिसकी हत्या की गई उनके बीच लंबे वक्त से झगड़ा चल रहा था, क्योंकि आरोपी को शक था कि उसकी लिव इन पार्टनर ने किसी और से दोस्ती कर ली है। आरोप है कि इसी बात पर उसने गुस्से में आकर उसे पीट कर मार डाला। ಕೆಲವೊಂದು ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಈ ಮಹಿಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ पुलिस ने यह भी जानकारी दी कि केरल के रहने वाले वो दोनों पिछले 3 साल से बेंगलुरु में नौकरी कर रहे थे। दावा किया गया कि उनके बीच पिछले कई दिनों से विवाद था, लेकिन इसके बाद भी किसी ने भी एक दूसरे के खिलाफ थाने में शिकायत नहीं की थी। इधर पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई सीमा हैदर और सचिन मीना की लव स्टोरी पर बनने वाली फिल्म कराची टू नोएडा का पोस्टर जारी कर दिया गया। मुंबई में फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी ने इस फिल्म का पोस्टर जारी किया, जबकि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस सीमा हैदर पर बन रही इस फिल्म के विरोध में। आरोप है कि एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने फिल्म बंद करने के लिए अमित जानी को धमकी तक दी थी, जिसके बाद अमित जानी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि वो किसी भी कीमत पर फिल्म बनाना बंद नहीं करेंगे। और इसके कुछ दिन बाद ही अमित जानी ने मुंबई के एक होटल में सीमा हैदर और सचिन मीना की लव स्टोरी पर बन रही फिल्म कराची टू नोएडा का पोस्टर जारी कर दिया। जो पोस्टर जारी किया गया उस पर फिल्म रिलीज करने की तारीख 26 जनवरी लिखी दिखाई दी, मतलब आने वाले करीब 5 महीने बाद ये फिल्म रिलीज कर दी जाएगी। उधर अमेरिका के नेवादा में जलवायु परिवर्तन पर वहां की सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार चढ़ाने का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। बताया गया कि वहां कुछ प्रदर्शनकारी एक हाईवे को रोककर विरोध जता रहे थे।
लेकिन तभी वहां पहुंची पुलिस की एक गाड़ी तेजी से प्रदर्शनकारियों की तरफ बढ़ती दिखाई दी और उसने हाईवे ब्लॉक करके बैठे प्रदर्शनकारियों को टक्कर मार दी। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई, जबकि पुलिस की वो गाड़ी थोड़ी दूर आगे जाने के बाद लौटी और उसने एक बार फिर प्रदर्शनकारियों को कुचलने की कोशिश की। इतना ही नहीं, कार से उतरने के बाद एक पुलिसकर्मी ने प्रदर्शनकारियों पर पिस्तौल तान दी, जबकि एक दूसरे पुलिसकर्मी ने उन प्रदर्शनकारियों को हटाना शुरू कर दिया। हालांकि जलवायु परिवर्तन पर वहां की सरकार की नीतियों का विरोध करने बैठे वो प्रदर्शनकारी हाईवे पर ही जमे रहे। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस के उन जवानों की कार्रवाई की आलोचना भी हुई। इस बीच अमेरिका का फ्लोरिडा राज्य एक बार फिर भीषण गोलीबारी से दहल उठा। वहां एक स्टोर के बाहर एक हमलावर ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस के मुताबिक वो आरोपी अश्वेत लोगों से नफरत करता था और आरोप है कि जैसे ही उसने अपने सामने कुछ अश्वेत लोगों को देखा, उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें वो हमलावर स्टोर के बाहर और अंदर फायरिंग करता नजर आया। यही नहीं, आरोपी ने खुद को भी गोली मार ली, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। फायरिंग के बाद पुलिस ने उस इलाके की घेरेबंदी कर जांच शुरू कर दी। इधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जापान ने मौसम की खराबी की वजह से अपना मून मिशन तीसरी बार टाल दिया। मौसम बिगड़ने की वजह से लॉन्च के ठीक 30 मिनट पहले जापान की स्पेस एजेंसी ने H-2A रॉकेट की उड़ान को रोकने का फैसला लिया। लेकिन जापान के मीडिया ने दावा किया कि जल्द ही वहां की स्पेस एजेंसी जैक्सा अपने मून मिशन को दोबारा शुरू करेगी, जिसके तहत जापान की स्पेस एजेंसी H-2A रॉकेट के जरिए लैंडर स्लिम यानी स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून को लॉन्च करेगी, जो चांद की सतह पर उतरकर उसके रहस्यों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करेगा। जापान का मून मिशन अगर सफल होता है तो जापान चंद्रमा पर पहुंचने वाला दुनिया का 5वां देश बन जाएगा। भारत, अमेरिका, चीन और रूस चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतर चुके हैं, जिनमें भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर इतिहास रच दिया था। इधर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर इतिहास रचने के बाद अंतरिक्ष में रिसर्च करने वाली भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने सूरज पर पहुंचने की तैयारी पूरी कर ली। इसरो के मुताबिक सूर्य की जानकारी जुटाने के लिए भारत का पहला मिशन आदित्य L1 अगले महीने की 2 तारीख को रवाना किया जाएगा, जो करीब 4 महीने बाद 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके पृथ्वी और सूरज के बीच मौजूद L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। ये वो जगह है जहां पृथ्वी और सूरज का गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता। इसरो के मुताबिक इसी जगह पर आदित्य L1 को स्थापित किया जाएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस जगह से आदित्य L1 सूरज के कोरोनल मास इजेक्शन का अध्ययन करेगा। इसका मतलब सूर्य की सतह पर होने वाले विस्फोटों से मैग्नेटिक फील्ड ना हो हमारे अर्थ के चारों तरफ, तो हमारी धरती पे जितने भी बिजली से चलने वाले इक्विपमेंट्स हैं, जितनी भी हमारी सैटेलाइट है, GPS सिस्टम है, वो सब जो है खराब हो जाएंगे। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 सूरज से आने वाले सौर तूफान की पहले ही जानकारी दे देगा। इसके अलावा इस मिशन के जरिए सूरज की गतिविधियों से पृथ्वी और दूसरे ग्रहों पर होने वाले असर का भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी। इस बीच चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाले रोवर प्रज्ञान ने पहली बार चांद की सतह का तापमान बताया। स्पेस में रिसर्च करने वाली भारतीय संस्था इसरो के मुताबिक रोवर प्रज्ञान ने चांद पर लैंडिंग के बाद अपने रास्ते में आई पहली रुकावट को बड़ी आसानी से पार कर लिया और चांद की सतह पर मौजूद करीब 100 मिलीमीटर ऊंचे एक टीले को पार कर अपने काम में जुट गया। इससे पहले लैंडर विक्रम के जरिए इसरो को जो डेटा हासिल हुआ, उसके जरिए चांद की सतह के तापमान का अंदाजा लगाने का दावा किया गया। इसरो के मुताबिक चांद की सतह का तापमान करीब 50 डिग्री सेल्सियस है और सतह से करीब 8 सेंटीमीटर गहराई में जाते ही वहां तापमान -10 डिग्री तक चला गया। इसरो ने यह जानकारी एक ट्वीट कर साझा की, जिसके साथ भारत के पास चांद की सबसे शानदार और एक्सक्लूसिव तस्वीर होने का दावा भी किया गया। उधर भारत के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने के बाद पाकिस्तान में झुंझुलाहट देखने को मिली। वहां जमाते इस्लामी पार्टी के नेता सिराजुल हक ने पाकिस्तान की सरकार को भारत से सीखने की नसीहत दे डाली और पाकिस्तान की कंगाली पर भी जमकर वार किया। जमाते इस्लामी पार्टी के नेता सिराजुल हक ने आरोप लगाया कि शहबाज शरीफ सरकार ने पाकिस्तान की जनता के गले में कर्ज का फंदा डाल दिया। इंडिया ने चांद पर कदम रखा और आप लोगों ने हमारे कौम के गर्दन पर कदम रखा है। सिराजुल हक ने दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान के लिए पिछली सरकारों को भी दोषी बताया। इस दौरान उन्होंने भारत के मिशन चंद्रयान 3 का जिक्र करते हुए पाकिस्तान की सरकार को भारत से सीख लेने की नसीहत भी दे दी। इसके अलावा उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि अगर पाकिस्तान की सरकार ने जनता को महंगाई से राहत न दी तो वहां होने वाले विद्रोह से निपटना मुश्किल हो जाएगा। इधर हरियाणा के नारनौल से हैरान करने वाली एक घटना सामने आई। वहां के सरकारी अस्पताल में एक गर्भवती महिला से मारपीट के आरोपों पर हंगामा मच गया और उस महिला के परिवार वालों और आसपास के अस्पताल के कर्मचारियों के बीच मारपीट हो गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया।
जिसमें उस गर्भवती महिला के परिवार के कुछ सदस्यों और नागरिक अस्पताल के कर्मचारियों के बीच मारपीट होती दिखी। उस महिला के पति ने आरोप लगाया कि अस्पताल के कर्मचारियों ने उसकी गर्भवती पत्नी के साथ मारपीट की, जिससे उसकी हालत नाजुक हो गई। मेरी वाइफ के पेट में लात की मारी, जिससे उनका बच्चे का जो सिर है वो दबाव मान गया। हालांकि नागरिक अस्पताल प्रशासन ने उल्टा उस महिला के परिवार वालों पर ही मारपीट का आरोप लगा दिया। 4 एम्प्लॉइज हैं जिनको चोटें लगी हैं। चारों को भी एडमिट कर लिया गया है सिविल हॉस्पिटल में। नारनौल के नागरिक अस्पताल में हुई इस मारपीट के बाद दोनों तरफ से शिकायतें दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। उधर महाराष्ट्र के सतारा से एक महिला की पिटाई का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें उस महिला के हाथ पैर बंधे नजर आए और वहां मौजूद 4 लोग उसे डंडे और लात घूंसों से पीटते दिखे। इस दौरान वो महिला चीख कर मदद की गुहार लगाती नजर आई, लेकिन वहां खड़े लोग बस तमाशबीन बने देखते रहे, जबकि इस बीच पिटाई करने वाले उस पर लगातार हमला करते नजर आए। पुलिस के मुताबिक पिटाई करने वाले आरोपियों से उस महिला ने गाय भैंसों के चारे के पैसे मांगे थे। इसी बात पर वो लोग भड़क गए, जिसके बाद उन्होंने महिला को रस्सी से बांधा और बीच सड़क पर पीटने लगे। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 लोग फरार बताए गए। इस बीच रूस ने विमान हादसे में वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के मारे जाने की पुष्टि कर दी। पिछले हफ्ते ही मॉस्को के नजदीक प्रिगोजिन का प्लेन हादसे का शिकार हो गया था, जिसमें येवगेनी प्रिगोजिन समेत 10 लोगों की मौत हो गई थी। उस हादसे में वैगनर के कई कमांडरों की भी जान चली गई थी और अब रूस की सरकार ने पुष्टि कर दी कि उस हादसे में मारे गए लोगों में प्रिगोजिन भी थे। दावा है कि डीएनए टेस्ट के जरिए इस पर मोहर लगाई गई। हालांकि ये विमान हादसा कैसे हुआ इसकी जानकारी नहीं दी गई। पिछले हफ्ते ही रूस की सरकार ने इस घटना की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया था, जिसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन के मीडिया ने ये आरोप लगाए थे कि इस हादसे के पीछे पुतिन की साजिश थी, क्योंकि जून महीने में वैगनर की बगावत के बाद से ही पुतिन बौखलाए हुए थे। यही नहीं, दावा यहाँ तक किया गया था कि प्रिगोजिन के विमान पर मिसाइल दागी गई, जिससे वो मॉस्को के नजदीक तबाह हो गया था। उधर अमेरिका के मीडिया ने दावा किया कि रूस को धमकी देने के बाद वैगनर लड़ाकों को पुतिन के लिए वफादार रहने की कसम खिलाई जा रही है। पिछले हफ्ते ही वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की मौत से बौखलाए लड़ाकों ने रूस से बदला लेने की चेतावनी दे दी थी, जिसे देखते हुए पुतिन ने नया फरमान जारी कर दिया। अमेरिका के मीडिया ने दावा किया कि नए आदेश के तहत पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप में सभी लड़ाकों को निष्ठा की शपथ लेनी होगी। उन लड़ाकों को पुतिन के लिए वफादार रहने की कसम खानी होगी, ताकि वो कभी भी रूस के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बारे में सोच भी न सके। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पुतिन की सेना को डर है कि प्रिगोजिन की मौत से गुस्साए वैगनर लड़ाके बदला लेने की फिराक में, इसीलिए पुतिन ने नया नियम लागू कर दिया। वैगनर लड़ाकों ने पिछले हफ्ते ही ये धमकी दी थी कि वो एक बार फिर मॉस्को की तरफ कूच करेंगे। इससे पहले जून में भी लड़ाकों ने रूस के खिलाफ बगावत की थी। इस बीच पोलैंड ने दावा किया कि अगर वैगनर ग्रुप के लड़ाके उसकी सीमा की तरफ बढ़ते हैं तो वो बेलारूस का बॉर्डर सील कर देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वैगनर लड़ाके बेलारूस में डेरा डाले हुए हैं और दूसरी तरफ पोलैंड और बेलारूस में 36 का आंकड़ा है। और जब से पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के लड़ाके बेलारूस पहुंचे हैं, तब से पोलैंड को हमले का डर सता रहा है, क्योंकि उसके लिए खतरा एक तरफ से नहीं बल्कि 3 तरफ से। पोलैंड को डर है कि रूस, बेलारूस और वैगनर ग्रुप तीनों एक साथ उस पर टूट सकते हैं, क्योंकि हाल के दिनों में पोलैंड से लगने वाले बेलारूस के बॉर्डर पर वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के देखे जाने का दावा किया गया था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अगर वैगनर लड़ाके पोलैंड की तरफ से बढ़ेंगे तो पोलैंड बेलारूस से लगने वाला बॉर्डर सील कर देगा। यही नहीं, बेलारूस से लगने वाले नेटो के सदस्य देश भी अपने बॉर्डर सील कर देंगे। पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया की सीमा बेलारूस से लगती है और इन सभी देशों को डर है कि रूस उन पर हमला कर सकता है। इधर पंजाब पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जग्गू भगवानपुरिया को बठिंडा जेल से मारने का प्लान फेल हो गया। सूत्र बताते हैं कि बठिंडा जेल प्रशासन को गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया पर हमले का अलर्ट मिलने के बाद उसे फौरन पंजाब की कपूरथला जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जिससे लॉरेंस गैंग का ऑपरेशन जग्गू भगवानपुरिया नाकाम हो गया। सूत्रों का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने टिल्लू ताजपुरिया की तरह जग्गू को जेल में ठिकाने लगाने की तैयारी की थी। सूत्र ये भी बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई हर हाल में जग्गू को मारना चाहता है, जिसके लिए वो मौके की तलाश में था। और ये मौका तब मिला जब कुछ महीने पहले बठिंडा जेल में जग्गू भगवानपुरिया को शिफ्ट किया गया। उसी दौरान दिल्ली पुलिस की कस्टडी खत्म होते ही लॉरेंस को भी बठिंडा जेल भेज दिया गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जेल पहुंचने के बाद लॉरेंस ने जग्गू की हत्या की तैयारी शुरू कर दी थी। हालांकि सूत्रों का कहना है कि जैसे ही जेल प्रशासन को जग्गू पर हमले की भनक लगी, उसे पंजाब की कपूरथला जेल में शिफ्ट कर दिया गया था, जिससे लॉरेंस का प्लान फेल हो गया। उधर अमेरिका के फ्लोरिडा में पुलिस का हेलीकॉप्टर क्रैश होने का डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक हेलीकॉप्टर आसमान की ऊंचाइयों में आग के गोले में बदला दिखाई दिया। बताया गया कि पुलिस के उस हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद वो आसमान में काफी ऊंचाई पर गोल गोल घूमता दिखाई दिया। इससे पहले वीडियो में वो हेलीकॉप्टर एक तरफ से तेजी से आता नजर आया। हेलीकॉप्टर में आग लगी दिखाई दी और उससे धुआं निकलता नजर आया। कुछ सेकंड उड़ने के बाद वो हेलीकॉप्टर आसमान में तेजी से घूमने लगा और फिर वो ऐसे ही घूमते हुए जमीन पर जा गिरा। बताया गया कि जिस जगह वो हेलीकॉप्टर गिरा वहां पास में ही एक स्कूल भी था, साथ ही कई दूसरी रिहायशी इमारतें भी वहां दिखाई दी।
गनीमत यह रही कि हेलीकॉप्टर उनसे दूर एक खाली जमीन पर जाकर गिरा, जिससे कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। पुलिस के मुताबिक इस हेलीकॉप्टर हादसे में 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। इस बीच यूरोप के देश रोमानिया से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक एलपीजी गैस स्टेशन पर हुए धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई और 56 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उस भयंकर धमाके का एक डरा देने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसमें उस एलपीजी गैस स्टेशन पर लगी आग के बीच अचानक जोरदार ब्लास्ट होता दिखाई दिया, जिसके बाद वहां आग का एक विशालकाय गोला नजर आया। दिल दहला देने वाले इस धमाके की आवाज से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ब्लास्ट के बाद निकली आग की लपटों ने आसपास के मकानों को भी अपनी जद में ले लिया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई और लोग उस इलाके से दूर भागने लगे। ये धमाका रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट के एक इलाके में हुआ, जिसकी सूचना मिलने पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी और कई घंटों की मशक्कत के बाद उस भीषण आग को बुझा लिया गया। उधर अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि चीन सऊदी अरब में न्यूक्लियर प्लांट लगाकर अमेरिका को चित करने की कोशिश में जुटा है। अमेरिकी अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक चीन में परमाणु प्लांट बनाने वाली सरकारी कंपनी CNNC यानी चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन ने सऊदी सरकार को एक परमाणु प्लांट के निर्माण का प्रस्ताव दिया, जिसमें कतर और संयुक्त अरब अमीरात की सीमा के पास सऊदी अरब के पूर्वी इलाके में न्यूक्लियर प्लांट बनाने की बात कही गई। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी खबर के मुताबिक कुछ महीने पहले सऊदी अरब ने अमेरिका से परमाणु प्लांट बनाने में मदद की मांग की थी, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने सऊदी अरब के सामने कई तरह की कड़ी शर्तें रख दी थी, क्योंकि अमेरिका को डर था कि सऊदी अरब परमाणु प्लांट बनाने के बाद परमाणु बम बना लेगा। लेकिन अमेरिकी अखबार ने दावा किया कि कड़ी शर्तों की वजह से वो डील फेल होने के बाद चीन ने मौके का फायदा उठाया और सऊदी अरब के सामने परमाणु प्लांट बनाने का प्रस्ताव पेश कर दिया। हालांकि चीन और सऊदी अरब दोनों के विदेश मंत्रालयों ने इस पर चुप्पी साध ली। इधर हरियाणा के नूंह में प्रशासन ने जलाभिषेक यात्रा में शामिल लोगों को पूरी सुरक्षा के साथ नलेश्वर महादेव में पूजा करवाई। कुछ रोज पहले हरियाणा के पलवल में हुई महापंचायत में मंदिर से दोबारा ब्रजमंडल यात्रा निकालने का ऐलान किया गया था, जबकि हरियाणा सरकार और नूंह जिला प्रशासन ने यात्रा निकालने की इजाजत नहीं दी। लेकिन विश्व हिंदू परिषद, सर्वजातीय हिंदू महापंचायत और बजरंग दल यात्रा निकालने पर अड़ गए, जिसके बाद प्रशासन ने साधु संतों और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े 51 लोगों को नलेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक की मंजूरी दे दी। इस दौरान कोई बवाल न हो, इसे देखते हुए पुलिस 3 गाड़ियों से उन सभी लोगों को लेकर मंदिर पहुंची, जहां विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार राय की अगुवाई में जलाभिषेक किया गया। हालांकि तनाव को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने नूंह को छावनी में तब्दील कर दिया। हिंसा दोबारा न भड़के, इसके लिए मंदिर के आसपास के इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए, ताकि वक्त रहते किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। इस बीच हिंसा भड़कने की आशंका के बीच हरियाणा के नूंह पहुंचने से पहले ही कुछ संतों को पुलिस और प्रशासन ने गुरुग्राम में रोक दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अयोध्या से आए ये संत नलेश्वर महादेव मंदिर में जाने की जिद पर अड़ गए, जबकि तनाव को देखते हुए प्रशासन ने नूंह को छावनी में बदल दिया। बाहरी लोगों के नलेश्वर महादेव मंदिर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। इसी कड़ी में यूपी के अयोध्या से ब्रजमंडल यात्रा में हिस्सा लेने आ रहे जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज को नूंह जाने से पहले ही प्रशासन ने गुरुग्राम में सोना टोल प्लाजा पर रोक दिया। तो न ये आगे जाने दे रहे हैं, न ये पाछे जाने दे रहे हैं। गाड़ी की चाबी निकाल लिया, गाली गलौज ऊपर से हमसे कर रहे हैं। इस कार्रवाई के विरोध में उन संतों ने टोल प्लाजा पर ही अनशन शुरू कर दिया। इससे पहले 31 जुलाई को ब्रजमंडल यात्रा के दौरान नूंह में हिंसा भड़की थी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। इसी वजह से पुलिस और प्रशासन ने वहां सुरक्षा सख्त कर दी। संवेदनशील इलाकों पर ड्रोन से नजर रखने के साथ जिले की सारी सीमाएं सील कर दी गईं। और तनाव के बीच सावन के आखिरी सोमवार को नूंह में मौजूद नलेश्वर महादेव मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों ने मंदिर में धूमधाम से पूजा की। इससे पहले हिंसा भड़कने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने मंदिर की तरफ जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए और किसी भी अनहोनी की आशंका को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए, क्योंकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक 31 जुलाई को इसी मंदिर से निकाली गई ब्रजमंडल यात्रा पर हुए पथराव के बाद नूंह समेत आसपास के कई जिलों में हिंसा भड़क उठी थी। इसी वजह से इस बार प्रशासन ने पूरे इलाके को पहले ही सील कर दिया। सिर्फ आसपास रहने वाले लोगों को ही पहचान पत्र दिखाने के बाद मंदिर में जाने और वहां पूजा करने की इजाजत दी गई। आप यहीं के रहने वाले हैं? जल चढ़ा कर आए हैं जी, आसपास ही रहते हैं। किसी तरीके की वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। नलेश्वर महादेव मंदिर का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वहां कई लोग पूजा करते दिखाई दिए, जबकि हालात संभालने के लिए मंदिर के बाहर पुलिस के आला अधिकारी खुद मुस्तैद नजर आए, ताकि किसी भी तरह वहां दोबारा हिंसा न भड़क सके। इस बीच सूत्रों ने दावा किया कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा का फायदा उठाने की साजिश रची। ISKP खूंखार आतंकी संगठन ISIS का हिस्सा है, जिसका गठन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कई इलाकों में आतंक फैलाने के इरादे से किया गया। सूत्रों के मुताबिक ISKP ने नूंह में मचे बवाल की आड़ में भारत में मुस्लिमों को भड़काने की योजना बनाई।
और सूत्रों का दावा है कि आईएसकेपी ने इसका ऐलान अपनी हर महीने छपने वाली पत्रिका के जरिए किया। सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाओं के लिए जाने जाने वाले आईएसकेपी ने भारत का माहौल बिगाड़ने की साजिश रची और इसके लिए उसने नूह हिंसा और ज्ञानवापी मामले का सहारा लेते हुए भारत के खिलाफ जहर उगला। सूत्रों का दावा है कि आईएसकेपी का मकसद भारत में रहने वाले मुसलमानों को भड़काकर भारत के कई शहरों में माहौल खराब करना था। हालांकि खुफिया एजेंसियों ने आईएसकेपी की इस साजिश को भांप लिया और उसके इस प्लान से जुड़े लोगों की तलाश में जुट गई। आशंका जताई गई कि इस तरह के भड़काऊ लेख भारत में ही मौजूद आईएसकेपी से जुड़े किसी शख्स ने लिखे, जिसके बाद उसकी तलाश भी तेज कर दी गई। उधर पाकिस्तान में गोपनीय दस्तावेजों के इस्तेमाल के मामले में वहां के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से पंजाब प्रांत की अटक जेल में पूछताछ की गई। इमरान खान भ्रष्टाचार के एक मामले में 3 साल की जेल की सजा काट रहे हैं और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की अटक जेल में बंद है। इमरान खान पर सरकार के गोपनीय दस्तावेजों के गलत इस्तेमाल का आरोप है और इसी मामले में जांच एजेंसी ने उनसे पंजाब प्रांत की अटक जेल में पूछताछ की। इस पूछताछ में इमरान खान ने जांच एजेंसी के सामने गोपनीय दस्तावेज खोने की बात मान ली। ये मामला 2022 का इमरान खान के प्रधानमंत्री पद से हटने के कुछ दिनों पहले का है। जब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री पर यह आरोप लगा था तो उन्होंने एक रैली के दौरान सबके सामने कुछ गोपनीय दस्तावेज लहराए थे और उन दस्तावेजों को अपने खिलाफ विदेशी साजिश का सबूत बताया था। खबर है कि इमरान खान ने पूछताछ में यह माना कि उन्होंने वो दस्तावेज लहराए थे। इस बीच पाकिस्तान में महंगे बिजली बिलों के खिलाफ वहां की जनता सड़कों पर उतर आई। वहां की सरकार ने रातों रात बिजली के दाम इतने बढ़ा दिए कि लोगों की नींद उड़ गई और फिर पाकिस्तान के कई शहरों में सरकार के इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। बताया गया कि पाकिस्तान में अचानक बिजली के दामों में करीब 5 पाकिस्तानी रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी कर दी गई, जिसका असर ये हुआ कि वहां बिजली के दाम करीब 30 पाकिस्तानी रुपए प्रति यूनिट पहुंच गए, जिसके बाद पाकिस्तान के कई शहरों में इसका जबरदस्त विरोध देखने को मिला। वहां से आए एक वीडियो में कुछ लोग बिजली के बिलों में आग लगाकर विरोध जताते दिखे। वहीं कुछ लोगों ने शहबाज शरीफ का पुतला फूंक कर अपना गुस्सा जाहिर किया। लेकिन पाकिस्तान में महंगे बिजली बिल और बिजली की किल्लत के बीच वहां के कार्यवाहक प्रधानमंत्री का एक बयान वायरल हो गया। पाकिस्तान में बिजली न मिलने की वजह से कराची, मुल्तान और लाहौर के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन जारी है, जिसके बाद वहां हालात इतने बुरे हो गए कि पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर को एक इमरजेंसी बैठक बुलानी पड़ी। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इस बैठक के दौरान अनवर उल हक ने बिजली कंपनियों को इस समस्या से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर जरूरत पड़े तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आवास में भी बिजली की कटौती की जाए। उन्होंने इस बैठक में बिजली बचाने के लिए अपने कमरे का एसी बंद करने तक की सलाह दे डाली और ये आदेश भी दिए कि बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। पाकिस्तान के कई इलाके बिजली की कमी से जूझ रहे हैं। यही वजह रही कि वहां की सरकार ने बिजली के दाम बढ़ाने के साथ ही उन इलाकों में बिजली की कटौती का फैसला भी ले लिया। इस बीच पाकिस्तान के फैसलाबाद में रहने वाले ईसाई समुदाय के लोगों ने वहां के पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। कुछ दिन पहले फैसलाबाद में ईसाई समुदाय के कुछ लोगों पर कुरान के अपमान का इल्जाम लगाते हुए वहां की चर्चों में आग लगा दी गई थी, जिसके बाद फैसलाबाद पुलिस ने दंगे करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय ईसाई समुदाय के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। और फैसलाबाद पुलिस के इस फैसले के बाद वहां मचे बवाल ने थमने का नाम ही नहीं लिया। फैसलाबाद के ईसाई समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि वहां की पुलिस उन पर उस इलाके के मुस्लिमों से समझौता करने का दबाव बनाने लगी, जिसके खिलाफ उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। ईसाई समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि उनमें से कुछ लोगों को जान से मारने की धमकियां भी मिली और उन्हें ये चेतावनी दी गई कि अगर उन्होंने इस मामले में अपने कदम पीछे न लिए तो उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। वहां कुछ दिन पहले साजिश के तहत ईसाई समुदाय के लोगों को निशाना बनाने का आरोप लगा था, जिस पर अमेरिका ने ऐतराज जताते हुए पाकिस्तान की सरकार से आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की थी। उधर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने अपने देश में महिलाओं पर एक और पाबंदी लगा दी। तालिबान सरकार के नए आदेश के मुताबिक अब वहां की महिलाएं अफगानिस्तान के इकलौते नेशनल पार्क में नहीं जा सकेंगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि तालिबान सरकार ने वहां महिलाओं की एंट्री पर बैन लगा दिया, क्योंकि तालिबान का मानना है कि शरिया कानून महिलाओं को घूमने फिरने की इजाजत नहीं देता। वहां की सरकार ने इसके लिए उस नेशनल पार्क में सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती भी कर दी, जिनका काम उस नेशनल पार्क में आने वाली महिलाओं को रोकना और जरूरत पड़ने पर उन्हें गिरफ्तार करना भी होगा। मतलब अगर महिलाओं ने बंदे अमीर नेशनल पार्क में घुसने की कोशिश की तो उन्हें जेल तक हो सकती है। इससे कुछ दिन पहले ही तालिबान सरकार ने अपने देश में महिलाओं को सही तरीके से हिजाब पहनने के लिए चेतावनी जारी की थी और अब वहां महिलाओं के घूमने फिरने पर भी बैन लगा दिया गया। इस बीच रूस के मीडिया ने दावा किया कि पुतिन की सेना ने यूक्रेन के हथियारों से भरे एक गोदाम को तबाह कर दिया। रूस की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक जगह पर जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। ये धमाका इतना जोरदार था कि ऐसा लगा मानो वहां ज्वालामुखी फट पड़ा हो। वहां से सामने आए एक वीडियो में तेज धमाके के साथ आग का ऐसा गोला उठता नजर आया जिसे देखकर लगा मानो एक साथ कई बम विस्फोट हो गए। रूस ने दावा किया कि उसकी सेना ने यूक्रेन के हथियारों से भरे उस गोदाम को खतरनाक ड्रोन हमला करके उड़ा दिया। हालांकि रूस ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि उसने यूक्रेन की सेना पर यह हमला किस इलाके में किया।
रूस के मुताबिक इस विस्फोट में यूक्रेन के कुछ सैनिक गंभीर रूप से घायल भी हो गए। उधर भीषण जंग के बीच क्राइमिया में कामयाब ऑपरेशन कर यूक्रेन ने रूस की टेंशन बढ़ा दी। अल अरबिया न्यूज के मुताबिक यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा कर दिया कि उसकी नौसेना और खुफिया एजेंसी ने मिलकर क्राइमिया में स्पेशल ऑपरेशन चलाया, जिससे रूस की सेना में खलबली मच गई, क्योंकि यूक्रेन के सैनिकों ने स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद वहां यूक्रेन का झंडा फहरा दिया। अल अरबिया न्यूज के मुताबिक यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर दावा किया कि उसकी नौसेना और खुफिया एजेंसी के जवानों ने क्राइमिया में स्पेशल ऑपरेशन चलाया, जिसके लिए यूक्रेन की फौज क्राइमिया के पश्चिमी इलाके ओलेन्युका और मायक में दाखिल हुई और वहां रूस की सेना के ठिकाने को निशाना बनाया। साथ ही ये भी दावा किया गया कि स्पेशल ऑपरेशन में रूस की सेना को काफी नुकसान पहुंचा। वहीं माना जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस से बदला लेने के लिए ये कार्रवाई की, क्योंकि हाल के दिनों में ही रूस ने काला सागर में यूक्रेन को घेरने के लिए कलिब्र मिसाइलों से लैस जंगी जहाजों की तैनाती बढ़ा दी थी। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका 1 महीने बाद यूक्रेन के पायलटों को F-16 लड़ाकू विमान की ट्रेनिंग देना शुरू कर देगा। खबर के मुताबिक अमेरिका एरिजोना में बने एक मिलिट्री बेस पर यह ट्रेनिंग देगा, जिसके लिए यूक्रेन के पायलट कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि रूस के लड़ाकू विमानों से पार पाने और रूसी सेना को तगड़ी टक्कर देने के लिए यूक्रेन पिछले कई महीनों से F-16 लड़ाकू विमानों की मांग कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने उसकी इस मांग को हर बार ठुकरा दिया। इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह भी है कि यूक्रेन के पायलट F-16 जैसे खतरनाक फाइटर जेट को उड़ाना ही नहीं जानते। यूक्रेन की इस समस्या से भी उसे अमेरिका ने ही निकाला और उसके कई पायलटों को F-16 की ट्रेनिंग के लिए अपने यहाँ बुला लिया। और अब खबर है कि अमेरिका उन पायलटों को अक्टूबर में F-16 उड़ाने की ट्रेनिंग देना शुरू कर देगा, जिसके लिए उसने एरिजोना में बने मिलिट्री बेस पर तैयारी भी शुरू कर दी। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका से हो रही देरी के बीच नेटो के सदस्य देश नॉर्वे ने यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देने की तैयारी कर ली। कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें आई थी कि जल्द हॉलैंड और डेनमार्क भी यूक्रेन को यह घातक लड़ाकू विमान देंगे, लेकिन इसी बीच अब नॉर्वे ने भी यूक्रेन की मदद करने की ठान ली। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जल्द यूक्रेन को नॉर्वे घातक लड़ाकू विमान F-16 देगा। अगर नॉर्वे ने यूक्रेन को यह फाइटर जेट दे दिया तो पुतिन की सेना की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये ताकतवर लड़ाकू विमान न सिर्फ कुछ सेकंड में अपने टारगेट को तबाह कर सकता है, बल्कि दुश्मन के हमलों से बचते हुए उस पर मिसाइलों की बारिश भी कर सकता है। इसीलिए यूक्रेन जंग की शुरुआत से ही अमेरिका से F-16 फाइटर जेट मांग रहा है, पर अमेरिका ने उसे यह लड़ाकू विमान नहीं दिया। लेकिन अब दावा किया गया कि नॉर्वे ने यूक्रेन को F-16 देने का पूरा मन बना लिया। खबर के मुताबिक जल्द यूक्रेन को नॉर्वे से यह लड़ाकू विमान मिल सकता है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन को जल्द ही अमेरिकी लड़ाकू विमान F-16 मिलने की खबरों के बीच रूस भड़क गया। पुतिन के वफादारों में शामिल दिमित्री मेदवेदेव ने नेटो के इस कदम को आग में घी डालने वाला बता दिया और नेटो को परमाणु युद्ध की चेतावनी दे डाली। असल में नेटो ने कुछ दिन पहले ही पुतिन को सबक सिखाने के लिए यूक्रेन को खतरनाक F-16 लड़ाकू विमान देने का ऐलान किया था। दावा किया जा रहा है कि नेटो का सदस्य देश डेनमार्क जल्द ही यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान मुहैया कराएगा। F-16 चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जो जंग में दुश्मन की सेना को घुटनों पर लाने की क्षमता रखता है। इसलिए रूस ने नेटो के इस फैसले की जमकर आलोचना की। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव तो इतना ज्यादा भड़क गए कि उन्होंने परमाणु हमले की धमकी दे डाली और उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान दिए गए तो रूस दुनिया के नक्शे से कई देशों का वजूद मिटा देगा। इधर राजस्थान के कोटा से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक रोज पहले कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले 2 छात्रों ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक सुसाइड करने वाले उन छात्रों में एक बिहार से और दूसरा महाराष्ट्र से था। एक ही दिन में 2 छात्रों के सुसाइड करने के बाद पूरे कोटा में हड़कंप मच गया और दिल दहला देने वाली इस घटना के बाद दोनों छात्रों के परिवार वाले सदमे में आ गए। पुलिस के मुताबिक बिहार के रहने वाले आदर्श राज ने अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया। वहीं महाराष्ट्र के रहने वाले छात्र आविष्कार संभाजी ने अपने कोचिंग संस्थान की इमारत की 6ठी मंजिल से छलांग लगा दी, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। पुलिस के मुताबिक दोनों छात्रों ने एक रोज पहले टेस्ट देने के बाद ये खौफनाक कदम उठाया। कल उसका टेस्ट हुआ था, उसके चक्कर में टेंशन में आकर के और सुसाइड किया है। कोटा में सुसाइड के बढ़ते मामलों के बाद जिला प्रशासन ने कोचिंग सेंटर संचालकों को रविवार को छुट्टी के साथ सप्ताह में एक दिन पढ़ाई को आधा करने का आदेश दिया ताकि छात्रों का तनाव कम हो सके। उधर राजस्थान के कोटा में छात्रों के सुसाइड करने की कई घटनाएं सामने आने के बाद वहां की सरकार के मंत्रियों ने कोचिंग संस्थानों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कोचिंग संस्थानों को बंद करने की मांग तक कर दी। कोचिंग वालों का इलाज करेंगे। ये कोचिंग वालों को सीएम ने समझाया, जब मुख्यमंत्री के समझाने से नहीं समझ रहे तो कानून के डंडे से समझाएंगे। मैं पक्ष में हूँ कि जब तक कोई नीति नहीं बन जाए ये कोचिंग व्यवस्था इसे बैन होना चाहिए। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इजरायल के हवाई हमले से सीरिया के एक एयरपोर्ट पर उड़ानें ठप हो गई। इजरायल और सीरिया में ठनी पड़ी है और इजरायल का दुश्मन ईरान सीरिया का दोस्त है, इसलिए इजरायल आए दिन सीरिया पर हमले करता रहता है और एक बार फिर उसने रात के अंधेरे में सीरिया को दहला दिया। इस बार उसके निशाने पर वहां का अलेप्पो शहर था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इजरायल ने रात में हवाई अटैक किया।
जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया और आनन फानन में एयरपोर्ट पर उड़ानें रद्द कर दी गई। इसराइल की मीडिया के मुताबिक इस हमले में सीरिया के कुछ सैनिक मारे गए, जबकि कई सैनिकों के घायल होने की खबर है। इसराइल ने पिछले कुछ सालों में कई बार सीरिया में घुसकर भीषण हमलों को अंजाम दिया। उसका दावा है कि वो सीरिया में मौजूद लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह और ईरान के समर्थन वाले दूसरे आतंकी गुटों को निशाना बनाने के लिए ही ये हमले करता है, क्योंकि ये सभी आतंकी संगठन मिलकर उसके खिलाफ साजिश रचते हैं। उधर ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि वहां की सरकार जघन्य अपराध के दोषियों को जिंदगी भर जेल में रखने के लिए सख्त कानून बनाएगी। ब्रिटेन की मीडिया के मुताबिक प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जल्द वहां की संसद से इस कानून को पास कराएंगे, जिसके तहत जघन्य हत्या के दोषियों के लिए आजीवन कारावास की सजा को अनिवार्य किया जाएगा। जिसका मतलब ये कि ब्रिटेन में नया कानून बन जाने के बाद बर्बर अपराध के मामले में दोषी को अनिवार्य रूप से उम्र कैद की सजा मिलेगी। ब्रिटेन में मृत्युदंड या फांसी की सजा का प्रावधान नहीं है। वहाँ दी जाने वाली सबसे कड़ी सजा आजीवन कारावास है, जबकि कई बार अलग अलग परिस्थितियों में जघन्य अपराध के दोषी जेल से बाहर भी आ जाते हैं। लेकिन ब्रिटेन की मीडिया के मुताबिक वहाँ नया कानून बन जाने के बाद ऐसे अपराधियों के पैरोल या जल्द रिहाई की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। और ब्रिटेन की मीडिया के मुताबिक अगले महीने वहां के संसद से सख्त कानून को पास करवाने की तैयारी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने एक अस्पताल की नर्स को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद इस कानून को बनाने का फैसला लिया। उस नर्स को 7 बच्चों की हत्या का दोषी पाया गया था। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक प्रशांत महासागर में सैन्य अभ्यास के दौरान चीन और रूस के जंगी जहाज अमेरिका के एक द्वीप के करीब पहुंच गए। बताया गया कि रूसी युद्धपोतों ने चीन की नौसेना के साथ प्रशांत महासागर के इलाके में कई हजार किलोमीटर तक गश्त की और गश्त के दौरान ही वो अमेरिका के अलास्का में उस द्वीप के करीब तक पहुंच गए, जिसके बाद अमेरिका और रूस के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। पहले ही यूक्रेन जंग की वजह से अमेरिका रूस को चेतावनी देता आया है, जबकि चीन के साथ भी अमेरिका के रिश्ते बीते कुछ महीनों में काफी खराब हो चुके हैं। लेकिन पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि बढ़ते तनाव के बीच ही रूस और चीन ने अमेरिका को आंख दिखाने की कोशिश की और उसके उस द्वीप के करीब अपने जंगी जहाजों के साथ अभ्यास कर अमेरिका को अपनी ताकत दिखाई। हालांकि इससे पहले कि अमेरिका कुछ कर पाता, बताया गया कि रूस और चीन के जंगी जहाज वहां से अपने देश लौट गए। इधर एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के विवाद में उस वक्त एक बड़ा मोड़ आ गया जब आलोक मौर्य ने अपनी शिकायत वापस ले ली। ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने उन पर भ्रष्टाचार और पद के गलत इस्तेमाल के गंभीर आरोप लगाए थे, जिनकी जांच के लिए यूपी सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था। जांच कमेटी के सामने आलोक मौर्य ने करीब आधे घंटे तक अपना पक्ष रखा, लेकिन जब वो बाहर आए तो शिकायत वापस लेने का ऐलान कर दिया। नहीं सर, समझौता नहीं सर, मैंने सर अपनी शिकायत बस वापस। इससे पहले आलोक मौर्य ने एक 32 पन्नों की डायरी जांच कमेटी को सौंपने का दावा किया था। उन्होंने दावा किया था कि उस डायरी में एसडीएम ज्योति मौर्य के खिलाफ कई अहम सबूत हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि उन्हें जान से मारने की शिकायतें मिल रही हैं और लगातार उन्हें धमकाया जा रहा है। लेकिन मीडिया के सामने उन्होंने ऐसी धमकियों से भी इनकार कर दिया। इसे भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसी एसडीएम ज्योति मौर्य के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। जांच कमेटी अब अपनी रिपोर्ट प्रयागराज के कमिश्नर को सौंपेगी। इस बीच राजस्थान के भरतपुर से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां बीच सड़क पर हुई गैंग वॉर में एक हिस्ट्री शीटर की मौत हो गई, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने उस हिस्ट्री शीटर के सिर पर गोली मारी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। 3 राउंड फायर की गोली सिर के पीछे की तरफ लगी थी। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम ने वारदात वाली जगह को सील कर दिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई। उधर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के मामले में एक्शन शुरू हो गया। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया जो उस पटाखा फैक्ट्री के मालिक का करीबी बताया गया। एक रोज पहले उस पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ था, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी और वहां 50 से ज्यादा मकान मलबे में तब्दील हो गए। धमाके के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। आरोप है कि यह पटाखा फैक्ट्री पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के दत्तपुकुर इलाके में अवैध रूप से चलाई जा रही थी। धमाके के बाद वहां से सामने आए वीडियो में चारों तरफ घरों का मलबा बिखरा दिखाई दिया। ऐसा लगा मानो वहां कोई जोरदार भूकंप आया हो जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया हो। इस बीच खुफिया सूत्रों ने दावा किया कि अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए इस भयानक धमाके की जांच में केंद्रीय एजेंसी एनआईए भी जुट गई। बताया गया कि डीएसपी रैंक के एक अफसर के नेतृत्व में एनआईए की एक टीम धमाके वाली जगह की जांच के बाद रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपेगी। इधर कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में तेजी छाई रही और बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर रहे और बाजार बंद होने के वक्त बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 110 अंक चढ़कर 64,996 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 40 अंक चढ़कर 19,306 पर बंद हुआ। इस दौरान रियल्टी के शेयर सबसे ज्यादा मुनाफे में रहे, जबकि एफएमसीजी और आईटी के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। उधर अमेरिका के हवाई में जंगलों में लगी आग के बाद 400 लोग लापता बताए गए। वहां की जांच एजेंसी ने सभी लापता लोगों के नामों की लिस्ट भी जारी की ताकि उनकी तलाश करने में आसानी हो सके, क्योंकि 8 अगस्त को हवाई के जंगलों में जो विनाशकारी आग लगी थी उसने 115 लोगों की जान ले ली, जबकि 400 लोग लापता बताए गए, जिनकी तलाश में एफबीआई समेत कई एजेंसियां जुट गईं।
बताया गया कि आग से वहां के माउई आइलैंड के जंगलों का 99% हिस्सा जलकर राख हो गया। वहीं 86% लोगों के घर तबाह हो गए। हवाई के गवर्नर ने इस आग को अब तक की सबसे बड़ी आपदा बताया। उनके मुताबिक इस आग से हवाई में करीब 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस बीच चीन में हुई भारी बारिश ने एक बार फिर वहां के लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। वहां के कई प्रांतों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया, जबकि कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया। क्योंकि वहां के हेनान प्रांत से जो वीडियो सामने आया उसमें वहां की सड़कें पानी से लबालब भरी नजर आई। वहां से आई एक तस्वीर में रेस्क्यू टीम घुटनों तक भरे पानी के बीच से एक बुजुर्ग को व्हील चेयर पर उठाकर ले जाती दिखी। वहीं एक दूसरी तस्वीर में एक सड़क पर लगी ट्रैफिक लाइट पानी में आधी डूबी नजर आई, जबकि कुछ लोग उस सड़क पर फंसी एक गाड़ी को धक्का लगाते दिखे। बताया गया कि कई इलाकों में बारिश के बाद पहाड़ खिसकने की घटनाएं भी सामने आई, जिसकी वजह से सड़कों पर मलबे के ढेर के साथ कई पेड़ भी गिरे नजर आए, जिन्हें मिट्टी खोदने वाली मशीन से हटाया गया। उधर स्पेन में आए खतरनाक तूफान ने तबाही मचा दी। वहां के मायोर्का द्वीप में तूफान की वजह से कई इमारतों को नुकसान हुआ, तो कई लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिसने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। वहां मायोर्का द्वीप से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में कुछ लोग अपने घर से पानी निकालते नजर आए। वहीं उस घर के सामने वाली सड़क पानी में डूबी दिखी। बताया गया कि तूफान की वजह से वहां तेज आंधी चलने लगी, जिसकी वजह से कई इलाकों में बड़े बड़े पेड़ गिर गए और कई गाड़ियां उन पेड़ों के नीचे दब गई, जिसकी वजह से कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में बीच के पास बने एक रेस्टोरेंट की टेबल और कुर्सियां उल्टी पड़ी दिखी। बताया गया कि तेज हवाओं की वजह से उस रेस्टोरेंट को काफी नुकसान हुआ। इधर ताजिकिस्तान में भारी बारिश और जमीन खिसकने से 13 लोगों की मौत हो गई। जमीन खिसकने की वजह से वहां के कई इलाकों में खतरा बढ़ गया, क्योंकि वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़कों पर मिट्टी का ढेर नजर आया और उसके पास मटमैला पानी बहता दिखा। तस्वीरों में लगातार बारिश के बीच मिट्टी खोदने वाली मशीन रास्ता साफ करती नजर आई। वहीं एक दूसरी तस्वीर में कई गाड़ियां पेड़ों के नीचे दबी नजर आईं, जो पूरी तरह तहस नहस हो चुकी थी। बताया गया कि पहाड़ खिसकने की वजह से वो गाड़ियां उसकी चपेट में आ गईं और उन्हें भारी नुकसान हुआ। तजाकिस्तान में लगातार बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। कई इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए, तो कई इलाकों में पहाड़ खिसकने की वजह से भारी नुकसान हुआ। इस बीच फ्रांस के एल्प्स में पहाड़ खिसकने से यूरोपीय देश इटली से फ्रांस को जोड़ने वाली रेल सेवा ठप हो गई। वहां से पहाड़ खिसकने का दिल दहला देने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसकता दिखाई दिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें पहाड़ से एक बड़ा हिस्सा यूरोपीय देश इटली को फ्रांस से जोड़ने वाली रेल की पटरियों पर गिरता नजर आया, जिससे वहां धूल का गुबार उठता दिखाई दिया। उस धूल के गुबार को देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई धमाका हुआ हो। गनीमत यह रही कि जब यह घटना हुई तब वहां से कोई ट्रेन नहीं गुजर रही थी, वरना बड़ी अनहोनी हो सकती थी। लगातार पहाड़ खिसकने की वजह से शमरी तुरिनो लाइन से गुजरने वाली ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। एल्प्स पहाड़ों में एक टनल मौजूद है जो फ्रांस के शमरी को इटली के तुरिनो से जोड़ता है। इधर बिहार के आरा में एक होटल मैनेजर की हत्या से वहां दहशत फैल गई। बताया गया कि वो रात के वक्त मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रहे थे, तभी किसी ने उनको गोली मार दी, जिससे होटल मैनेजर की मौत हो गई। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक के पिता के मुताबिक जब उनका बेटा देर रात होटल से घर नहीं लौटा तो वो उसे खोजने निकल पड़े। इस दौरान मुफस्सिल थाना इलाके में सड़क पर पुलिस और लोगों की भीड़ जुटी देखकर वो वहीं रुक गए। वहां उन्होंने देखा कि उनके बेटे का शव पड़ा है, जिसे किसी ने गोली मार दी। मृतक के पिता ने इस हत्या के पीछे जमीन विवाद को वजह बताया और अपने पड़ोसियों पर हत्या का आरोप लगा दिया। हमारे भाई बने लड़के सलामत के बराबर गोली मार देंगे तो हई कर देंगे तो हो कर देंगे करते रहे। आरा में इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का भी माहौल हो गया। पुलिस ने हत्या के इस मामले की जांच तेज कर दी। इस बीच महाराष्ट्र के सांगली से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां के एक सरकारी स्कूल में फूड पॉइजनिंग की वजह से 100 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई और फौरन बीमार बच्चों को अस्पताल ले जाने का काम शुरू किया गया। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें बच्चों को उनके घर वाले अस्पताल ले जाते नजर आए। बच्चों के घर वालों का आरोप है कि वहां के एक सरकारी स्कूल के 100 से ज्यादा बच्चों को खराब खाना खिलाया गया, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई। बाद में उन्हें इलाज के लिए वहां के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गनीमत यह रही कि इस घटना के बाद सभी बच्चे सही सलामत रहे। हालांकि इस घटना के बाद प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। उधर ईरान इंटरनेशनल नाम के न्यूज चैनल ने दावा किया कि इजरायल ने ईरान के हथियारों की तस्करी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि वो चारों इजरायल के कुछ हिस्सों में धमाके की तैयारी में थे, लेकिन इससे पहले कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी लंबे वक्त से ईरान के हथियारों की तस्करी कर रहे थे। बताया गया कि आरोपियों के पास ईरान में बने 2 बम भी बरामद किए गए। खबर के मुताबिक आरोपियों के संबंध लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह से पाए गए। इस बीच अमेरिका के न्यूयॉर्क से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां मामूली बात पर ट्रेन में 2 लोगों के बीच मारपीट शुरू हुई और जानकारी के मुताबिक एक आदमी के कंधे पर सिर रखकर एक लड़का सो गया था, जिससे ट्रेन में दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। इसी बीच उस आदमी ने उस लड़के पर हमला कर दिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें ट्रेन में वो आदमी सामने बैठे दूसरे आदमी से बातचीत करता नजर आया। इसी दौरान उनके बीच बहस शुरू हो गई। तभी उस आदमी के पास बैठे उस लड़के ने कुछ कहा तो वो आदमी गाली गलौज करने लगा।
देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि उस आदमी ने उस लड़के पर कोहनी से हमला कर दिया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद। मैंने कहा रुको भाई, माँ बेटे को सुबह की चाय तो पी लेने दो, है ना? अरे माँ, आप मुझे फोन कर रही हो? तो और क्या करूं? चाय। प्यार से चाय बनाते, प्यार से रिश्ते निभाते। वाघ बकरी चाय, हमेशा रिश्ते बनाए। क्या खुशबू आ रही है। ऑफिस के बाहर तुम्हारी ये वाली चाय 200 रुपए में बिकेगी, पता है? मैं ये वाली चाय सबके लिए नहीं बनाती। प्यार से चाय बनाते, प्यार से रिश्ते निभाते। वाघ बकरी चाय, हमेशा रिश्ते बनाए। विमानों से यात्रा करने वाले हजारों लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ब्रिटेन में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम नैट्स यानी नेशनल एयर ट्रैफिक सर्विस अचानक ठप हो गई, जिससे न सिर्फ ब्रिटेन में हवाई सेवाएं रोक दी गईं, बल्कि दुनिया भर की उड़ानें प्रभावित हुई। आसमान में उड़ते विमानों को हादसे से बचाने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ही रनवे से उड़ान भरने और जमीन पर उतरने के दौरान प्लेन को रास्ता दिखाता है। और ब्रिटेन का यही सिस्टम नैट्स यानी नेशनल एयर ट्रैफिक सर्विस फेल हो गया, जिससे वहां हाहाकार मच गया। हालात की गंभीरता को देखते हुए और हादसों से बचने के लिए फौरन ब्रिटेन की एयर स्पेस बंद कर दी गई। मतलब दुनिया के किसी भी हिस्से से ब्रिटेन की एयर स्पेस में कोई भी विमान दाखिल नहीं हो सकता। इसके बाद दुनिया भर की हवाई सेवा मानो ठप हो गई। अलग अलग देशों में लाखों की संख्या में यात्री फंस गए। इंटरनेशनल उड़ानों में कई घंटों की देरी का अलर्ट तक जारी कर दिया गया। हालांकि ब्रिटेन के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में गड़बड़ी आने की वजह का पता नहीं चल सका। उधर बड़ी खबर फ्रांस से, जहां मुस्लिम स्कूली छात्राओं के अबाया पहनने पर सरकार ने पाबंदी लगा दी। फ्रांस की मीडिया ने दावा किया कि वहां 4 सितंबर से शुरू होने जा रहे नए शैक्षणिक सत्र के दौरान सभी स्कूलों और कॉलेजों में किसी भी मुस्लिम स्कूली छात्रा को बुर्के जैसा पहनावा अबाया पहनकर आने की इजाजत नहीं होगी। वहां के शिक्षा मंत्रालय ने इस नियम को सभी स्कूलों को सख्ती से पालन करने का आदेश जारी कर दिया, क्योंकि लंबे समय से इसकी मांग वहां की जा रही थी। इसे देखते हुए फ्रांस के शिक्षा मंत्री ने वहां के सभी स्कूलों और कॉलेजों में 4 सितंबर से शुरू होने जा रहे नए शैक्षणिक सत्र के दौरान इस नियम को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए। जिसका मतलब यह कि फ्रांस के स्कूलों और कॉलेजों में मुस्लिम छात्राएं अबाया पहनकर नहीं जा सकेंगी। अबाया मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों का एक पहनावा होता है, जिसमें बुर्के की तरह उनका चेहरा छोड़कर पूरा शरीर ढका होता है। पिछले कई महीने से फ्रांस में स्कूलों और कॉलेजों में छात्राओं के अबाया पहनने पर बहस चल रही है। लेकिन फ्रांस के मीडिया के मुताबिक वहां की सरकार ने तय किया कि 4 सितंबर से शुरू हो रहे नए शैक्षणिक सत्र के दौरान किसी भी मुस्लिम छात्रा को स्कूल और कॉलेज में अबाया पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। फ्रांस ने 2004 में स्कूलों में हिजाब पहनने पर बैन लगा दिया था, जिसका वहां रहने वाली 50 लाख की मुस्लिम आबादी ने बड़े पैमाने पर विरोध किया था। उधर इजरायल के विदेश मंत्री से बात करने की वजह से अफ्रीकी देश लीबिया की विदेश मंत्री को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। उन पर आरोप लगा कि पिछले हफ्ते उन्होंने रोम में इजरायल के विदेश मंत्री से सीक्रेट मुलाकात की थी, जिसके बाद पूरे लीबिया में उनके खिलाफ हिंसा भड़क गई। लोगों ने सड़कों पर उतरकर जमकर आगजनी और तोड़फोड़ की। वहां के अलग अलग इलाकों से हिंसा के कई वीडियो सामने आए, जिनमें लोग सड़कों पर टायर जलाते और नारेबाजी करते दिखे। ज्यादातर मुस्लिम आबादी वाला लीबिया फिलिस्तीन का समर्थन करता है और इजरायल को अपना दुश्मन मानता है। इसी वजह से जब वहां के विदेश मंत्री की इजरायल के विदेश मंत्री से मुलाकात की खबर सामने आई तो पूरे देश में गुस्सा भड़क गया, जिसके बाद लीबिया के प्रधानमंत्री ने वहां की विदेश मंत्री को पद से हटा दिया। पिछले हफ्ते रोम में विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई थी। इसी दौरान इटली के मीडिया में खबर छपी कि लीबिया की विदेश मंत्री और इजरायली विदेश मंत्री ने सीक्रेट मीटिंग की थी। इधर राजस्थान की राजधानी जयपुर में कांग्रेस की एक बैठक के दौरान हंगामा हो गया। आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे पर हो रही स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की और मारपीट तक हो गई, जिसका एक वीडियो सामने आया जिसमें कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता धक्का मुक्की करते और नारेबाजी करते नजर आए। विधानसभा चुनाव की टिकटों पर हो रहे घमासान के पीछे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुट और सचिन पायलट गुट के बीच चल रही खींचतान को बड़ी वजह बताया गया। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने उदयपुर से चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किया, जिसका वहां के कांग्रेस नेताओं ने विरोध किया, जिसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि धक्का मुक्की बाद में हाथापाई में बदल गई। उधर मध्य प्रदेश के दमोह से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोग एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी की पिटाई करते दिखाई दिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जो 22 अगस्त का बताया गया, जिसमें 2 लोग उस पुलिस वाले का कॉलर पकड़कर उसके साथ मारपीट करते नजर आए। इस दौरान वो ट्रैफिक पुलिसकर्मी उनसे बचने की कोशिश करता दिखाई दिया।
हालांकि पुलिस वाले की बात का उन दोनों पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने उसे नीचे जमीन पर गिराने की कोशिश की, पर किसी तरह वो अपने आप को उनसे छुड़ाकर भागने में कामयाब हो गया। लेकिन तभी सड़क पर खड़े एक तीसरे आदमी ने भी पुलिस वाले की पिटाई कर दी। उसने उस पुलिस वाले को सड़क पर जोर से पटक दिया और जैसे ही वो जमीन पर गिरा, मौके का फायदा उठाकर तीनों वहां से फरार हो गए। हालांकि बाद में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच सेमीकंडक्टर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी फॉक्सकॉन के फाउंडर टेरी गॉ ने ताइवान में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उनकी कंपनी का कारोबार ताइवान के अलावा चीन में भी फैला हुआ है और माना जाता है कि टेरी गॉ चीन के समर्थक हैं। टेरी गॉ ने ऐलान कर दिया कि अगर वो चुनाव जीत गए तो ताइवान में अगले 50 साल तक शांति रहेगी। ताइवान की मौजूदा राष्ट्रपति साई इंग-वेन को चीन का कट्टर विरोधी माना जाता है, जबकि टेरी गॉ उनके कट्टर विरोधी हैं। ताइवान और चीन के बीच के तनाव के लिए भी टेरी गॉ ने मौजूदा राष्ट्रपति को ही दोषी बताया। यहां तक कि उन्होंने दावा कर दिया कि अगर वो राष्ट्रपति बन गए तो वो ताइवान को यूक्रेन नहीं बनने देंगे, यानी जंग की नौबत ही नहीं आने देंगे। हालांकि उन्होंने 2019 में भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की तैयारी की थी, लेकिन उस वक्त वो जिस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले थे उस पार्टी ने आखिरी समय में किसी और को उम्मीदवार बना दिया था। ताइवान के नेता पहले भी चीन पर वहां के चुनावों में दखलंदाजी का आरोप लगाते रहे हैं। उधर फिलिस्तीन के मुद्दे पर अमेरिका की सुपर मॉडल बेला हदीद और इजराइल के रक्षा मंत्री के बीच सोशल मीडिया पर भिड़ंत हो गई। इसकी शुरुआत तब हुई जब इजराइल के रक्षा मंत्री बेन गुविर ने एक इंटरव्यू के दौरान इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने की वकालत की और दो टूक कह दिया कि इजराइल अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। इजराइल के रक्षा मंत्री बेन गुविर ने अपने देश के कट्टर दुश्मन फिलिस्तीन को वेस्ट बैंक समेत दूसरे इलाकों में हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया। साथ ही इन इलाकों में सैन्य कार्रवाई बढ़ाने के संकेत दिए, जिसके बाद अमेरिका की सुपर मॉडल बेला हदीद और उनके बीच सोशल मीडिया पर भिड़ंत शुरू हो गई। बेला हदीद के पिता फिलिस्तीनी हैं और अपने पिता की तरह वो खुद भी इजराइल और फिलिस्तीन की सीमा पर बसे इलाकों में सैन्य ऑपरेशन के खिलाफ कई बार आवाज उठा चुकी हैं। लेकिन इस बार तो वो सीधे सीधे इजराइल के रक्षा मंत्री से भिड़ गई और उनकी सेना की कार्रवाई पर उन्होंने उंगली उठा दी। इस बीच ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि अफ्रीकी देश नाइजर में सैन्य सरकार ने फ्रांस के राजदूत को देश छोड़ने का आदेश जारी कर दिया। पिछले महीने ही वहां की सेना ने राष्ट्रपति को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से ही नाइजर में सेना की हुकूमत है और वहां की सेना ही आंतरिक और विदेशी मामलों से जुड़े सभी फैसले ले रही है। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक इसी कड़ी में नाइजर की सेना ने फ्रांस के राजदूत को देश छोड़ने का फरमान जारी कर दिया। खबर है कि उन्हें 48 घंटों की मोहलत दी गई। आरोप लगाया गया कि जब से नाइजर में सेना ने सत्ता संभाली है तभी से उसके निशाने पर फ्रांस है, क्योंकि नाइजर पर लंबे समय तक फ्रांस का शासन रहा था। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक 1960 में आजादी मिलने के बावजूद नाइजर में बनी हर सरकार फ्रांस की करीबी रही और इसी वजह से वहां फ्रांस के खिलाफ गुस्सा भी देखा गया। पिछले महीने हुए सैन्य तख्तापलट के बाद नाइजर के कई शहरों में फ्रांस के झंडे जलाए गए और उसका विरोध किया गया। इधर असम के डिब्रूगढ़ में जारी मूसलाधार बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से जिले के निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। बड़ी खबर आ रही है जापान से, जहां चीन के 2 बॉम्बरों पर घुसपैठ का आरोप लगा है। हालांकि जापान की वायुसेना ने दावा किया कि चीन की घुसपैठ का पता लगते ही उसने अपने लड़ाकू विमान भेज दिए, जिसके बाद चीन के बॉम्बरों को लौटना पड़ा। जापान की मीडिया ने दावा किया कि चीन की तरफ से कुछ ड्रोन भी भेजे गए, जिन्हें उसकी वायुसेना ने निशाना बनाकर ढेर कर दिया। और जापान के इस दावे से खलबली मच गई, क्योंकि जापान ने आरोप लगाया कि चीन ने उसके इलाके में घुसपैठ के इरादे से 2 H-6 बॉम्बर भेजे, लेकिन जापान ने उन्हें धमका कर लौटा दिया। जापान के मुताबिक प्रशांत महासागर में मौजूद उसके ओकिनावा और मियाको द्वीप समूह के करीब चीन ने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन जापान के मुताबिक उसकी वायुसेना की मुस्तैदी की वजह से चीन कामयाब नहीं हो पाया और उसके दोनों H-6 विमानों को लौटना पड़ गया। जापान की मीडिया ने यह आशंका भी जताई कि चीन ने जापान और ताइवान की तरफ कुछ ड्रोन भेजे। हालांकि इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाते, जापान की वायुसेना ने उन्हें ढेर कर दिया। इस बीच अमेरिका के न्यूयॉर्क से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां मामूली सी बात पर ट्रेन में 2 लोगों के बीच मारपीट शुरू हो गई। जानकारी के मुताबिक एक आदमी के कंधे पर सिर रखकर एक लड़का सो गया था। इससे ट्रेन में दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। इसी बीच उस आदमी ने उस लड़के पर हमला कर दिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें ट्रेन में वो आदमी सामने बैठे दूसरे आदमी से बातचीत करता नजर आया। इसी दौरान उनके बीच बहस शुरू हो गई। तभी उस आदमी के पास बैठे उस लड़के ने कुछ कहा तो वो आदमी गाली गलौज करने लगा। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि उस आदमी ने उस लड़के पर कोहनी से हमला कर दिया, जिससे वो लड़का ट्रेन की सीट पर गिर गया। इसी बीच सामने बैठा आदमी उठा और उस आदमी पर लात घूंसे बरसाने लगा। इसके बाद तो ट्रेन का डिब्बा जंग का अखाड़ा बन गया। दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। हालांकि इस दौरान वहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन उन दोनों को छुड़ाने के बजाय वो लोग घबराकर वहां से चले गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। उधर खबर है कि चीन से निपटने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल के बाद फिलीपींस भारत में बना ALH Mark 3 हेलीकॉप्टर भी खरीद सकता है। फिलीपींस और चीन के बीच दक्षिण चीन सागर में कुछ द्वीपों को लेकर लंबे वक्त से विवाद है, जिसकी वजह से फिलीपींस पर हमेशा चीन के हमले का खतरा बना रहता है।
क्योंकि चीन पूरे दक्षिण चीन सागर को अपनी जागीर मानता है। इस वजह से फिलीपींस और उसके बीच लंबे वक्त से दुश्मनी है। फिलीपींस कई बार यह आरोप भी लगा चुका है कि चीन दक्षिण चीन सागर में उसकी नौसेना के जहाजों को रोक देता है। यही नहीं, दोनों देशों के बीच इस इलाके में कुछ द्वीपों को लेकर भी तनातनी है। इस स्थिति को देखते हुए फिलीपींस अपनी ताकत बढ़ाने में लगातार जुटा हुआ है। और खबर है कि भारत में ब्रह्मोस मिसाइल की डील के बाद अब वो भारत में बने ALH Mark 3 हेलीकॉप्टर भी खरीदने की तैयारी में है। भारत का ये ताकतवर हेलीकॉप्टर आधुनिक रडार से लैस है, जिससे ये समुद्र में कई मील दूर तक जहाजों और छोटी नावों का भी पता लगा सकता है। इसके साथ ही इस हेलीकॉप्टर में मशीन गन भी लगी है, जिससे ये हमले के मिशन को भी अंजाम दे सकता है। इधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चीन की चेतावनियों के बीच अमेरिका ने ताइवान को हथियारों की बड़ी खेप देने पर मोहर लगा दी। बताया गया कि अमेरिका ने ताइवान को आधुनिक लड़ाकू विमान और गोला बारूद देने के एक समझौते को मंजूरी दी। यानी चीन और ताइवान के बीच बढ़ती दुश्मनी में अमेरिका ने घी डालने का काम कर दिया, क्योंकि पहले ही अमेरिका ताइवान को अपने घातक लड़ाकू विमान F-16 दे चुका है। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने अब सख्त कदम उठा लिया और ताइवान को अमेरिका एक बार फिर हथियारों की बड़ी खेप देगा, ताकि उसकी सेना को वो मजबूती दी जा सके जो जंग छिड़ने पर चीन से मुकाबला कर सके। दावा किया गया कि अमेरिका ने जिस समझौते को मंजूरी दी उसके मुताबिक ताइवान की सेना को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए कई तरह के हथियार दिए जाएंगे। बताया गया कि पहले हथियारों की ये खेप 2024 तक देने का प्लान था, लेकिन चीन से बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका ने ताइवान को जल्द हथियारों की खेप पहुंचाने का फैसला किया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि दक्षिण चीन सागर में चीन को अमेरिका ने सीधी चुनौती दे डाली। बताया गया कि अमेरिका ने साफ कह दिया कि चीन अगर उसे उकसाएगा तो वो सख्ती से उसका जवाब देगा। यानी इस बार अमेरिका ने चीन को जवाब देने का पूरा मन बना लिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक कुछ दिनों पहले दक्षिण चीन सागर में चीन ने फिलीपींस के एक जहाज को निशाना बनाया। आरोप लगे कि चीन के नौसैनिकों ने फिलीपींस के उस जहाज को रोककर उस पर पानी की बौछार की और इसीलिए अमेरिका चीन के उकसावे से भड़क गया। चीन दक्षिण चीन सागर में अपनी दादागिरी से बाज नहीं आ रहा। वो लगातार ऑस्ट्रेलिया, ताइवान और फिलीपींस जैसे देशों को धमका रहा है। यही वजह है कि इन देशों के दोस्त अमेरिका ने अब चीन को सबक सिखाने की कसम खा ली। इधर यूपी के बस्ती में समाजवादी पार्टी के नगर पंचायत अध्यक्ष पर एक महिला के रेप का आरोप लगा। उस महिला ने इल्जाम लगाया कि समाजवादी पार्टी के उस नेता ने नौकरी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था, जिसकी शिकायत उसने पुलिस थाने में दर्ज कराई। उस महिला के मुताबिक समाजवादी पार्टी के नेता धीर सेन निषाद से उसकी मुलाकात साल 2021 में हुई थी और नौकरी का झांसा देकर वो लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा। पीड़ित महिला के मुताबिक नगर पंचायत अध्यक्ष ने जबरन उसका गर्भपात भी करवाया। उसके साथ धीर सेन निषाद एवं माया पाठक ने दुराचार किया है और लगातार वो उसका शोषण कर रहे हैं। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने IPC के अलावा SC/ST एक्ट की धाराओं में भी केस दर्ज कर लिया। उधर हेती की राजधानी पोर्टो प्रिंस में गैंग वॉर के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान एक गिरोह ने प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग हथियार लिए सड़क पर भागते नजर आए। इस दौरान वहां लगातार गोलीबारी होती रही। वहां से आई तस्वीरों में चारों तरफ मलबा बिखरा नजर आया। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर पड़े नजर आए और उसके बीच लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते दिखे। बताया गया कि लगातार हो रही गैंग वॉर से परेशान होकर वहां रहने वाले लोग सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे, लेकिन तभी उन पर हमला हो गया और लोग इधर उधर भागने लगे। इस दौरान कुछ लोग जान बचाकर एक चर्च तक पहुंच गए। वहां से आई एक तस्वीर में उस चर्च के बाहर लोगों की भीड़ नजर आई और उनमें एक महिला उस चर्च के गेट पर पत्थर मारती दिखी। उस महिला का आरोप था कि प्रदर्शन के दौरान हुई गोलीबारी में उसने अपने भाई को खो दिया। इस बीच यमन की सेना और हूथी विद्रोहियों की झड़प में 23 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहां की सेना के मुताबिक हूथी विद्रोहियों के कई लड़ाकों ने अचानक यमन के सैनिकों पर हमला बोल दिया, जिसके बाद वहां जंग जैसे हालात बन गए। यमन की सेना और हूथी विद्रोहियों के बीच काफी देर तक झड़प होती रही, जिसके बाद सेना ने सख्ती बरतनी शुरू की, जिससे वहां भगदड़ मच गई। बताया गया कि वहां हुई हिंसक झड़प में कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल भी हो गए। यमन के एक बड़े हिस्से पर हूथी विद्रोहियों ने कब्जा किया हुआ है, इसीलिए वहां की सेना इन्हें भगाना चाहती है। यही वजह है कि यमन की सेना और हूथी विद्रोहियों के बीच आए दिन झड़प होती रहती है। उधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में मिलिट्री ड्रिल के दौरान एक एयरक्राफ्ट क्रैश होने से 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। बताया गया कि इस हादसे में अमेरिकी फौज के कई जवान घायल भी हो गए, क्योंकि मिलिट्री ड्रिल के दौरान ही वो एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। रॉयटर्स के मुताबिक उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के एक द्वीप पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस की सेनाएं सैन्य अभ्यास कर रही थीं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन दावा किया गया कि तभी सैनिकों से भरा अमेरिका का वो विमान क्रैश हो गया, जिसकी वजह से 3 सैनिकों की जान चली गई, जबकि 20 जवान बुरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने दुख जताया, जबकि अमेरिका ने विमान हादसे की जांच शुरू कर दी। इस बीच अमेरिका के लुइसियाना राज्य की एक तेल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया और इसका डरा देने वाला एक वीडियो भी सामने आया।
जिसमें उस रिफाइनरी से काले धुएं का गुबार उठता नजर आया, जिसने पूरे आसमान को ढक लिया। तस्वीरों में वो रिफाइनरी बुरी तरह धधकती नजर आई। आग की लपटों ने चारों तरफ कब्जा कर लिया, जबकि आग के साथ उठने वाला काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया, जिसकी वजह से वहां लोग दहशत में आ गए, क्योंकि आग इतनी भयंकर थी कि कुछ ही देर में उसने रिफाइनरी के ज्यादातर हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया। बताया गया कि इस आग को बुझाने के दौरान 2 दमकल कर्मी भी घायल हो गए। हालांकि गनीमत ये रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त रिफाइनरी में कोई मौजूद नहीं था। ऐसे में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। उधर रूस के हैकरों ने पोलैंड का रेल नेटवर्क ठप कर दिया। बताया गया कि वहां के रेल कर्मियों के वॉकी टॉकी पर अचानक ट्रेन रोकने की अनाउंसमेंट होने लगी और इसके बाद उस पर रूस का राष्ट्रीय गान बजने लगा। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक वॉकी टॉकी नजर आया जिस पर ट्रेन रोकने की अनाउंसमेंट बज रही थी। बताया गया कि पोलैंड के कई अलग अलग शहरों से उनके रेल नेटवर्क के हैक होने की खबर सामने आई, जहां अनाउंसमेंट सुनने के बाद कई ट्रेनों को रोक दिया गया। जंग की शुरुआत से ही पोलैंड यूक्रेन के साथ खड़ा है और यही वजह है कि रूस पोलैंड से नाराज है और आए दिन उसे चेतावनी देता रहता है। इधर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर पाकिस्तानी सेना और शहबाज शरीफ सरकार के होश उड़ गए। वहां गिलगित बाल्टिस्तान इलाके के कई लोगों ने पीओके को भारत में मिलाने की मांग कर दी और पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकार पर पीओके के लोगों पर जुल्म ढाने का इल्जाम भी लगाया। वहां से सामने आए वीडियो में तहरीक पासदारन पीओके नाम के संगठन के कार्यकर्ता पीओके को भारत में मिलाने की अपील करते दिखे। हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में, खोलो करगिल का रास्ता। वहां के लोगों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की फौज ने उन पर कई तरह की पाबंदियां लगाई। इसके अलावा पाकिस्तान की सरकार के इशारों पर उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित भी किया गया, जिसके बाद पीओके के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ वहां एक बार फिर मोर्चा खोल दिया। उधर अफ्रीकी देश मिस्र में भारतीय वायुसेना सैन्य अभ्यास करके अपना दम दिखाएगी। वहां शुरू हुई ये मिलिट्री ड्रिल अगले 21 दिन तक चलेगी, जिसमें भारतीय वायुसेना भी हिस्सा लेगी और दुनिया को अपनी ताकत दिखाएगी। मिस्र में जो सैन्य अभ्यास शुरू हुआ उसमें कई और देशों की सेनाएं शामिल होंगी। 21 दिन तक चलने वाली इस मिलिट्री ड्रिल में भारतीय वायुसेना के 5 MiG-29 फाइटर जेट के साथ दूसरे कई विमान भी शामिल होंगे। भारतीय वायुसेना अमेरिका, सऊदी अरब, ग्रीस और कतर की सेनाओं के साथ मिलकर दम दिखाएगी। ऐसा पहली बार होगा जब भारतीय वायुसेना इस सैन्य अभ्यास में शामिल होगी। भारत और मिस्र के बीच रक्षा और रणनीतिक सहयोग पिछले कुछ सालों में बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं ने इस साल जनवरी में पहला संयुक्त अभ्यास किया था और अब एक बार फिर भारतीय वायुसेना अपनी ताकत दिखाएगी। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका के खतरे से निपटने के लिए ईरान की सेना ने युद्ध अभ्यास किया। कुछ दिनों पहले फारस की खाड़ी में ईरान की दादागिरी को खत्म करने के लिए अमेरिका ने वहां अपने विध्वंसक जंगी जहाज तैनात किए थे। इतना ही नहीं, अमेरिका ने अपने खतरनाक लड़ाकू विमान भी वहां भेज दिए थे। लेकिन इसी के बाद ईरान आग बबूला हो गया और उसने भी अमेरिका को अपनी ताकत दिखा दी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान की सेना ने आसमान में दुश्मन से निपटने का अभ्यास किया। यही नहीं, ईरान के लड़ाकू विमानों ने जंग के अलग अलग हालात बनाकर उनसे निपटने की ट्रेनिंग भी ली। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इस ड्रिल के दौरान ईरान ने अपने नए ड्रोन मोहाजिर 10 का भी दम दिखाया। ईरान के मुताबिक मोहाजिर 10 ड्रोन 2000 किलोमीटर की रेंज तक हमला करने की ताकत रखता है। यानी अगर ईरान चाहे तो वो फारस की खाड़ी में अमेरिका के जहाजों को निशाना बना सकता है। ईरान फारस की खाड़ी में मौजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अपना बताता है और यहीं से दुनिया के 20% तेल का व्यापार होता है। ऐसे में इस इलाके में अमेरिका का बढ़ता प्रभाव ईरान को चुभ रहा है। उधर गाजा पट्टी में हुए रहस्यमयी धमाके में फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के एक लड़ाके की मौत हो गई। इजरायल के मीडिया के मुताबिक ये जोरदार धमाका हमास के एक ठिकाने पर हुआ और दावा किया गया कि उस ठिकाने पर विस्फोटक रखे गए थे जिनमें भीषण धमाका हो गया। इजरायल के मीडिया के मुताबिक गाजा पट्टी पर फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के उस ठिकाने पर उनके लड़ाकों को ट्रेनिंग दी जाती थी, जिसके लिए वहां बड़े पैमाने पर घातक हथियार और गोला बारूद रखे गए थे और माना जा रहा है कि ट्रेनिंग के दौरान ही वो धमाका हुआ जिसमें उसके एक लड़ाके की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। ये भी बताया गया कि जोरदार धमाके में हमास के उस ठिकाने को भी काफी नुकसान पहुंचा। इस बीच रूस ने दावा किया कि उसने अपनी सीमा के नजदीक उड़ान भर रहे नेटो के सदस्य देश नॉर्वे के एक लड़ाकू विमान को खदेड़ दिया। रूस ने आरोप लगाया कि नॉर्वे की नौसेना का वो लड़ाकू विमान उसके इलाके में घुसने की फिराक में था, जिसे देखते ही रूस ने अपने MiG-31 लड़ाकू विमान को तैनात कर दिया। रूस के मुताबिक बैरेंट सागर के ऊपर उसके फाइटर जेट को देखते ही नॉर्वे की नौसेना का वो लड़ाकू विमान लौट गया। रूस ने दावा किया कि नॉर्वे का वो विमान उसकी सीमा को पार नहीं कर पाया। उसकी इस हरकत ने दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस को पश्चिमी बॉर्डर पर बसे नेटो देशों से कड़ी चुनौती मिल रही है। इसी वजह से रूस बौखलाया हुआ है और वो अपनी सीमा में उड़ान भर रहे नेटो देशों के लड़ाकू विमानों को देखकर बुरी तरह भड़क गया। यूक्रेन युद्ध के बाद से ही रूस का इन देशों के साथ 36 का आंकड़ा बना हुआ है। उधर रूस ने काला सागर में कलिब्र मिसाइलों से लैस जंगी जहाजों की तैनाती बढ़ा दी। अल अरबिया न्यूज के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने दावा कर दिया कि रूस की फौज काला सागर में लगातार कलिब्र मिसाइलों की संख्या बढ़ा रही है।
और कलिब्र मिसाइलों से लैस जंगी जहाजों की तैनाती से यूक्रेन की चिंता बढ़ गई। यूक्रेन को डर है कि उसके स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रूस उसे घेरने की तैयारी में जुट गया, क्योंकि 24 अगस्त 1991 को यूक्रेन सोवियत संघ से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। इसलिए ये माना जा रहा है कि पुतिन की सेना ने बड़े हमले की प्लानिंग की है। अल अरबिया न्यूज के मुताबिक यूक्रेन ने दावा कर दिया कि रूस ने जिन कलिब्र मिसाइलों को काला सागर में उतारा वो परमाणु बम दागने में भी माहिर है। वहीं यूक्रेन ने यह भी आरोप लगाया कि हाल के दिनों में ही काला सागर में तैनात रूस के युद्धपोत ने एक कार्गो शिप पर हमला कर दिया था। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी सेना ने जापोरिजिया में रूसी सेना की बिछाई दर्जनों बारूदी सुरंगों को नाकाम कर दिया। यूक्रेन ने अपनी सेना की इस कार्रवाई का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें जापोरिजिया के एक इलाके में रुक रुक कर एक के बाद एक कई धमाके होते दिखाई दिए। यूक्रेन के मुताबिक एक स्पेशल ऑपरेशन के तहत उसकी सेना ने जापोरिजिया के उस इलाके में रूसी सेना की बिछाई गई बारूदी सुरंगों पर धावा बोल दिया और एक के बाद एक दर्जनों बारूदी सुरंगों को तबाह कर दिया। जापोरिजिया में यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिस पर जंग के 2 महीने बाद ही रूसी सेना ने कब्जा जमा लिया था। और तभी से उसने जापोरिजिया के बड़े इलाके में बारूदी सुरंगों का जाल बिछा रखा है, ताकि यूक्रेन की सेना के किसी भी पलटवार को नाकाम किया जा सके। लेकिन यूक्रेन ने भी रूस की फौज को जवाब देते हुए वहां बड़े पैमाने पर बिछाई गई बारूदी सुरंगों को बर्बाद कर दिया। उधर बढ़ती महंगाई से निपटने के चक्कर में तुर्की ने ब्याज दरों में इतना बड़ा इजाफा कर दिया कि निवेशकों ने वहां के बाजार से निकलने के संकेत देने शुरू कर दिए। ताजा इजाफे के बाद वहां ब्याज दर 25% पर पहुंच गई, जिससे साफ हो गया कि तुर्की की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से महंगाई की गिरफ्त में है। इसीलिए वहां ब्याज दरों में एक साथ 750 बेसिस पॉइंट बढ़ाने का फैसला किया गया, जिसके बाद वहां ब्याज दर 17.5% से बढ़कर 25% हो गई। हालांकि पहले से वहां के बैंक और दूसरी एजेंसियां करीब 250 बेसिस पॉइंट के इजाफे का अनुमान लगा रही थी, लेकिन सरकार ने इससे 3 गुना इजाफा करके सबको चौंका दिया। इस फैसले के बाद यह भी साफ हो गया कि वहां महंगाई बेकाबू हो चुकी है। ये वजह है कि तेजी से विदेशी निवेशकों के तुर्की से दूरी बनाने का अनुमान लगाया जाने लगा। उधर उत्तर कोरिया से मिली धमकियों के बीच दक्षिण कोरिया और अमेरिका की खास टुकड़ी ने अपनी ताकत दिखाई। दक्षिण कोरिया के मीडिया के मुताबिक वहां की सेना और अमेरिका के सैनिकों ने सोल में संयुक्त अभ्यास किया और उत्तर कोरिया को कड़ी चेतावनी दे दी, क्योंकि उत्तर कोरिया से बढ़ते तनाव और भीषण हमले की धमकी के बीच दक्षिण कोरिया अलर्ट हो गया। दक्षिण कोरिया के मीडिया के मुताबिक वहां की सेना और अमेरिका के सैनिकों ने संयुक्त अभ्यास किया। बताया गया कि दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में दोनों देशों की सेना ने घातक हथियारों और खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल कर उत्तर कोरिया को जवाब दे दिया। वहीं 2 रोज पहले ही दक्षिण कोरिया ने सोल में जंग जैसे हालात से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को भी परखा, जिसके लिए सायरन बजाकर वहां लोगों को हवाई हमले से अलर्ट करने की कोशिश की गई। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका को दहलाने की साजिश करने वाले एक पाकिस्तानी डॉक्टर को 18 साल की जेल की सजा सुनाई गई। बताया गया कि वो ISIS की मदद से अमेरिका में कई धमाके करने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले कि वो अपने प्लान में कामयाब हो पाता, अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने उसे धर दबोचा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वो पाकिस्तानी डॉक्टर इंटरनेट पर अमेरिका के खिलाफ अभियान चला रहा था। यही नहीं, वो सोशल मीडिया पर भी आतंकी संगठन ISIS के संपर्क में था। लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी अमेरिका की खुफिया एजेंसी को लगी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। खुफिया एजेंसी के मुताबिक वो डॉक्टर मिनेसोटा राज्य में एक मेडिकल क्लिनिक में रिसर्च का काम कर रहा था और 2020 में वो आतंकी संगठन ISIS के संपर्क में आया, जिसके बाद उसने ISIS के आतंकियों के साथ मिलकर अमेरिका पर हमले का प्लान बनाया। उधर अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ओसामा बिन लादेन को मारने वाले अमेरिका के एक पूर्व नेवी अफसर को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि उन पर शराब पीकर कुछ लोगों से बुरा बर्ताव करने का आरोप लगा और इसीलिए पुलिस ने उन्हें टेक्सास से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जैसे ही वहां के लोगों को इसकी खबर मिली, वो सन्न रह गए, क्योंकि द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक उस पूर्व नेवी अफसर ने ही 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में आतंकी ओसामा बिन लादेन को गोली मारी थी, जिसमें वो मारा गया था। लेकिन अब दावा किया गया कि कुछ दिनों पहले उन्होंने शराब पीकर कुछ लोगों से बुरा व्यवहार किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कुछ घंटों के बाद उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया और इसीलिए पुलिस ने उन्हें टेक्सास से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जैसे ही वहां के लोगों को इसकी खबर मिली, वो सन्न रह गए, क्योंकि द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक उस पूर्व नेवी अफसर ने ही 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में आतंकी ओसामा बिन लादेन को गोली मारी थी, जिसमें वो मारा गया था। लेकिन अब दावा किया गया कि कुछ दिनों पहले उन्होंने शराब पीकर कुछ लोगों से बुरा व्यवहार किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कुछ घंटों के बाद उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। इस बीच सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया ने दावा किया कि मुस्लिम देशों की सख्त चेतावनी के बाद डेनमार्क ने कुरान के अपमान पर सख्त कदम उठाते हुए ऐसा करने वालों को सजा देने का फैसला ले लिया। बीते कुछ महीनों में डेनमार्क में कुरान के अपमान की कुछ घटनाएं सामने आई, जिससे दुनिया भर के मुस्लिम देश बुरी तरह भड़क गए।
और डेनमार्क की सरकार से कुरान का अपमान करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की। न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक डेनमार्क की सरकार जल्द ही वहां की संसद में एक विधेयक पेश करेगी जिसमें वहां किसी भी धर्म का अपमान करने वाले आरोपियों के खिलाफ सजा का प्रावधान होगा। न्यूज चैनल अल अरबिया ने डेनमार्क के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि वहां ऐसा करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जाएगा और कानून तोड़ने वालों को जुर्माने के साथ कम से कम 2 साल की सजा मिलेगी। जिसका मतलब ये कि डेनमार्क की सरकार ने कुरान का अपमान करने वालों से सख्ती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी। उधर ईरान ने दावा किया कि उसकी सुरक्षा एजेंसियों ने ईरान पर हमला करने की प्लानिंग में जुटे 200 से ज्यादा आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। ईरान ने आरोप लगाया कि उसके खिलाफ यह साजिश उसके दुश्मन देशों ने मिलकर रची। लेकिन इससे पहले कि वो अपने प्लान में कामयाब हो पाते, ईरान की सुरक्षा एजेंसियों ने वहां छिपे 200 से ज्यादा हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। ईरान की सरकार ने आरोप लगाया कि जिन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया उनमें ज्यादातर स्वीडन, फ्रांस और ब्रिटेन के रहने वाले हैं। और ईरान के मुताबिक इनका प्लान न केवल ईरान बल्कि इराक और पश्चिम एशिया के कई देशों को दहलाने का था। लेकिन उनके इस प्लान पर ईरान की खुफिया एजेंसियों ने पानी फेरते हुए 200 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच मध्य अमेरिकी देश कोस्टारिका में कोस्ट गार्ड ने समंदर में नाव के जरिए लाई जा रही 2000 किलो ड्रग्स की खेप जब्त कर ली। वहां के कोस्ट गार्ड की इस कार्रवाई का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें आरोपी समंदर में अपनी सफेद नाव से भागते नजर आए। लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी कोस्ट गार्ड को लगी, उन्होंने ड्रग्स तस्करों को दबोच लिया। वहां से सामने आए एक वीडियो में कोस्ट गार्ड के जवान तस्करों की नाव में चढ़ते और उसकी तलाशी लेते नजर आए। इस दौरान उस नाव से ड्रग्स से भरे कई पैकेट बरामद किए गए जिनमें कुल 2000 किलो ड्रग्स होने का दावा किया गया। यही नहीं, कोस्ट गार्ड ने उस नाव में सवार 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि ये ड्रग्स दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया से मध्य अमेरिकी देश कोस्टारिका लाए जा रहे थे। इधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में G20 की संस्कृति मंत्री समूह की बैठक हुई, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश के साथ हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि नया भारत अपनी विरासत के साथ विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया के सामने विरासत और विकास के मेल की मिसाल पेश कर रहा है। 9 मिनट के इस वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने 4C यानी कल्चर, क्रिएटिविटी, कॉमर्स और कोऑपरेशन का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री ने बताया कि इसी मंत्र से दुनिया आगे बढ़ेगी। उन्होंने किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए उसकी सांस्कृतिक विरासत का मजबूत होना बेहद जरूरी बताया। अपने वीडियो संदेश में उन्होंने वाराणसी को भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी बताते हुए G20 के संस्कृति मंत्री समूह की बैठक में शामिल सभी सदस्य देशों को शुभकामनाएं दी। इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक साल में 2,60,000 नई नौकरियां दी। ये घोषणा कंपनी के चेयरमैन और CMD मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 46वीं AGM के दौरान की। What gives me immense satisfaction is our contribution to employment creation, which is India's #1 necessity. Reliance set new records in creating employment for Indians with the addition of 2.6 lakh jobs across all our businesses during the year. The total number of our on-roll employees is nearly 3.9 lakhs. The number of indirect livelihood opportunities we have created is many times larger. गिरकर और संभलकर पहुंचा, गिरकर और संभलकर पहुंचा, वो मंजिल तक चलकर पहुंचा। सौभाग्य की बात कही कमलेश ने, वो पहुंचा अपनों से आगे पर अपनों को छल कर पहुंचा। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा सौभाग्य की बात।